Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Finance Financial Reporting classes. Let's move on with India's 116. हम देखेंगे separation of lease and non-lease component. अब lease and non-lease component का क्या है हम देखते हैं, उसके एक साथ में एग्जाम्पल देखते हैं कि समझने के लिए separation of lease and non-lease component होता क्या है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एग्जाम्पल मैं ले रहा था कि पीपी लिमिटेड है और कस्टमर है, राइट। पीपी लिमिटेड जो है, पीपी लिमिटेड अपना ट्रक जो है ना लीज में देना चाहता है, ये लीज में देना चाहता है। और कस्टमर जो है, कस्टमर क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है कि तुम ट्रक तो दे रहे हो मुझे, साथ साथ में मुझे ड्राइवर भी चाहिए। तो कस्टमर डिमांडेड ड्राइवर एज वेल, एंड इसके साथ साथ में क्या सर, साथ साथ में यहाँ पे कस्टमर विल पे ₹20,000 फॉर बोथ ट्रक एंड ड्राइवर बोथ। तो फिर दोनों के लिए क्या करेगा, दोनों के लिए क्या करेगा सर, यहाँ पे 20,000 लमसम दे देगा। ओके, तो अगर अभी यहाँ पे देखोगे ना, तो इफ यू सी यहाँ पे दो चीज इन्वॉल्व है, एक सबसे पहला ट्रक, दूसरा चीज है ड्राइवर। तो यहाँ पे बताओ क्या ड्राइवर इज अ लीज कंपोनेंट? लीज कंपोनेंट यानी क्या सर, लीज यानी क्या, कोई भी ऐसा एसेट, हमें वो लीज का डेफिनेशन पढ़ा था ना कि आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट शुड फ्लो टू द लेसी, एंड उसके साथ साथ में राइट टू डायरेक्ट द कंट्रोल शुड बी किसके पास, लेसी के पास। ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे तो उसको लीज कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और उसके बाद उसके एसेट जो जो भी ये रहेगा, मतलब उसके अंडर जो एसेट रहेगा उसको लीज एसेट बोलेंगे, और सारे को सारा लीज कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। बट क्या ये ड्राइवर जो है, ये ड्राइवर इज अ लीज कंपोनेंट? नहीं, द ड्राइवर इज नॉट आइडेंटिफाइड एसेट। ड्राइवर तो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है। ड्राइवर को क्या पे करेंगे, ड्राइवर को हम यहाँ पे वेजेस पे करेंगे, जो भी उसका वेजेस बनता है वो वेजेस पे करेंगे ना। यहाँ पे लीज के लिए यानी ट्रक के लिए हम क्या पे करेंगे, ट्रक के लिए हम पे करेंगे सर लीज रेंटल्स। तो इसको हम पे करेंगे लीज रेंटल्स, राइट, इसको हम पे करेंगे लीज रेंटल्स। और यहाँ पे कस्टमर को, कस्टमर जो भी है, कस्टमर ने क्या किया, ड्राइवर पूछा ना, तो ड्राइवर के लिए हम पे करेंगे यहाँ पे वेजेस पे करेंगे, ठीक है। कस्टमर को हम, मतलब यानी कस्टमर अपने ड्राइवर को क्या दे देगा, वेजेस दे देगा। ओके सर, वेजेस दे देगा। और यहाँ पे ये लीज के लिए हम क्या करेंगे, ये लीज के लिए हम लीज रेंटल्स पे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो फिर वी से दैट द लीज्ड एसेट जो भी रहेगा लीज केस में, इसको बोलते हैं लीज कंपोनेंट और इसको बोलेंगे नॉन लीज कंपोनेंट। और नॉर्मली एज पर इंडिया 116 क्या बोल रहा है कि अगर इफ देयर इज अ लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट देन यू हैव टू सेपरेट इट एंड अकाउंट इट फॉर इट डिफरेंट, मतलब सेपरेटली करना पड़ेगा, बरोबर। तो यहाँ पे लीज को सेपरेटली करेंगे और नॉन लीज सेपरेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे 20,000 तो दे रहा है, जब 20,000 दे रहा है तो हम बांटेंगे कैसे लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में? तो सर हम बांटेंगे इसको बेस्ड ऑन एसएसपी। क्या करेंगे, अलोकेट बेस्ड ऑन एसएसपी, ठीक है। समझा मैंने क्या बोला, यानी क्या, इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर माइट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे ट्रक भी जा रहा है, ड्राइवर भी जा रहा है। लेट्स टेक इन वन मोर एग्जांपल। समझो कोई भी एक सप्लायर के साथ हमने मशीनरी परचेस किया। अब जब मशीनरी परचेस किया उसके साथ साथ में मे बी वो मशीनरी के लिए कंज्यूमेबल्स भी परचेस करना हो। कंज्यूमेबल्स इन द सेंस उस पर्टिकुलर इनपुट, समझ लो फॉर एग्जांपल इनपुट्स लेना है, और वो इनपुट सिर्फ और सिर्फ अच्छे चलेंगे, मतलब इसके जो मशीनरी का मैक्सिमम आउटपुट कब रहेगा, जब इसी कंपनी का जो मेरा यहाँ पे असेट है उसी कंपनी का मैं कंज्यूमेबल्स भी परचेस करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे दोनों का भी कॉन्ट्रैक्ट है, हमने एक एग्रीमेंट में एंटर किया। जब एक एग्रीमेंट में एंटर किया तो फिर यहाँ पे जो मशीनरी है, मशीनरी का तो लीज है, इतना तो मानते हो, हाँ सर, यहाँ पे मशीनरी का लीज है। बट मशीनरी के साथ साथ में जो कंज्यूमेबल्स आ रहा है उसको लीज नहीं मान सकते ना। कंज्यूमेबल्स क्या है, जब जब मुझे रिक्वायरमेंट होगा तब मैं परचेस करूंगा, बरोबर। माना तुमसे ही परचेस करूंगा, बट इसका फिक्स कुछ है नहीं ना। अगर मुझे पहले मंथ में 10 कंज्यूमेबल्स लगे, मतलब 10 इनपुट्स लगे या 10 रॉ मटेरियल लगे, तो 10 रॉ मटेरियल परचेस करूंगा। नेक्स्ट मंथ में 100 लगे, तो इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, बरोबर। और इसका कोई फिक्स्ड लीज भी नहीं है, राइट। तो दिस विल बी कंसिडर्ड नॉन लीज कंपोनेंट, और मेरा जो फिक्स्ड एसेट है, मतलब जो भी हमारा लीज एसेट है उसको हम क्या बोलेंगे, लीज कंपोनेंट मानेंगे, और उसको सेपरेटली अकाउंट फॉर करेंगे। समझो एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो मॉल्स होते हैं, राइट। अब मॉल्स में क्या होते हैं ना, यहाँ पे बिजनेस आप स्पेस को लीज दे देते हैं, राइट। एक छोटे छोटे दुकान रहेंगे, 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट का लीज में दे देते हैं। जब 1000 स्क्वायर फीट का अगर लीज में दे दिया तो उसके साथ साथ में उनको जो है ना मेंटेनेंस भी पे करना होता है, राइट। मेंटेनेंस क्यों पे कर रहे हैं सर, हम लिफ्ट यूज कर रहे हैं, जो मॉल्स के जो लाइटिंग्स है, बाहर के जो
नॉर्मल एरिया है, कॉमन एरिया का लाइटिंग्स है, फिर उसके बाद एस्केलेटर यूज कर रहा है, उसके बाद एयर कंडीशनर है कॉमन एरिया का, ये सारी चीज़ें का मुझे मेंटेनेंस पे करना होता है बेस्ड ऑन स्क्वायर फीट। अब ये जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का क्या है, सर्विसेज मिल रहा है बरोबर, इसका सेपरेट लीज है क्या, नहीं। जो स्पेस है मतलब जो लीज हो रहा है मुझे, जो स्पेस लीज हो रहा है, लीज स्पेसिफिक है क्या, मतलब वो स्पेस स्पेसिफिक है क्या, नहीं। क्या मुझे अकेले को इंकर हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, नॉन लीज कंपोनेंट मानेंगे और इसको हम सेपरेटली अकाउंट फॉर करेंगे। और मेरा जो स्पेस है वो लीज एसेट है, उसका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है कि 1000 स्क्वायर फीट हैव बीन लीज्ड, उसका मैंने लीज कंपोनेंट मानना है। तो लीज कंपोनेंट मान लो और उसको लीज अकाउंटिंग कर लो, और नॉन लीज कंपोनेंट को नॉन लीज अकाउंटिंग कर लो। समझ रहे हो, इन दोनों को सेपरेट करना है अपने को। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें फर्स्ट देखना है कि यहाँ पे कितने एसेट्स इन्वॉल्व है या फिर कितने गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है। गुड्स में देखो कि क्या ये लीज है क्या, अगर लीज है तो लीज को सेपरेट करो और नॉन लीज को सेपरेट करो और उसको अकाउंटिंग अलग अलग करो। ये अपना इंडिया 116 बोल रहा है। अगर समझो सर यहाँ पे मान लिया लीज और नॉन लीज कंपोनेंट सेपरेट कर लिया, ठीक है, बट लेसी बोल रहा है कि नहीं करना है मुझे, आई डोंट वांट टू डू इट। लेसी पेमेंट करता है बरोबर। अब जब लेसी पेमेंट कर रहा है तो इस केस में लेसी बोल रहा है कि उसको करना ही नहीं है, तो यहाँ पे इंड एस 116 ने एक प्रैक्टिकल एक्सपेडिट दिया है। इन केस अगर लेसी doesn't wants to segregate the lease and non-lease component, then he can do so as per Ind AS 116। अगर लेसी बोल रहा है कि लेसी को ऐसा लग रहा है कि ही डजंट वांट टू सेपरेट, मतलब लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट नहीं करना चाहता है, वो क्या बोल रहा है कि नहीं सर मुझे सिंपल मैं जो भी पे कर रहा हूँ उसको लीज मान लेता हूँ और पूरा का पूरा मेरा लीज कंपोनेंट रहेगा, तो वो भी कर सकता है। वो इंडिया 116 उसको दे दिया, मतलब उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे दिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार वो लीज और नॉन लीज कंपोनेंट ऐसा सेपरेशन करना बहुत टेक्निकल है, तो पूरा का पूरा जो भी अमाउंट पे करेंगे वो लीज कंपोनेंट मानना है, तो फिर पूरा का पूरा तुम लीज कंपोनेंट मान सकता है। बट ये प्रैक्टिकल एग्जामिशन किसको है, वो है सिर्फ लेसी को, लेसर को नहीं है। ठीक है, लेसर को नहीं है, सिर्फ लेसी को है। तो लेसी क्या कर सकता है, जो भी अमाउंट दे रहा है, समझो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 20,000 है, अब 20,000 में से लेट्स टेक एन एग्जांपल, वेजेस 8,000 का है और मशीनरी जो लीज रेंटल है वो 12,000 का है। तो उस केस में ये 12,000 एंड 8,000 का सेग्रीगेशन करने की जरूरत है ही नहीं। तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 12,000 और 8,000 को इकट्ठा 20,000 एज अ लीज कंपोनेंट माना गया लेसी, और सेम टू सेम अकाउंटिंग कर लेगा। यानी जो हम इनिशियल रिकग्निशन आगे पढ़ेंगे वैसा वो अकाउंटिंग कर सकता है। ठीक है सर, इतना समझ गया। यानी क्या कुछ हो सकता है सर, लीज कंपोनेंट हो और नॉन लीज कंपोनेंट भी हो सकता है। समझो यहाँ पे लीज और नॉन लीज कंपोनेंट तो मान लिए, समझो मॉल का ही ले लेते हैं। मॉल में स्पेस है और स्पेस के साथ साथ में मेंटेनेंस दे रहे हो, स्पेस जो है वो लीज्ड है और नॉन मेंटेनेंस जो है वो नॉन लीज कंपोनेंट है। यहाँ पे साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आते हैं, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमने तो तुम्हारा जो है ना लीज्ड एसेट के बेसिस में हमें कंप्यूटेशन किया ना मेंटेनेंस कितना है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होगा ना, तो वो क्या करेंगे, तो वो जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है उस केस में, हो रहा है क्या, नहीं। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, इन टोटल कंसिडरेशन उसको इंक्लूड कर लेंगे और हम जो लीज है और नॉन लीज है इसको हम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस उसको सेग्रीगेट कर देंगे। यानी क्या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करेंगे, उसको लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में बाइफरकेट कर देंगे, विच विल बी इंक्लूडेड इन आवर टोटल कंसिडरेशन। यानी क्या, समझो यहाँ पे 20,000 वाज माय लीज और इसके साथ साथ में 500 रुपए मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। तो इस केस में क्या होगा सर, ये 500, इसके केस में कोई गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं हो रहे ना, तो 500 रुपए को मैं क्या करूंगा, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में बांट दूंगा बेस्ड ऑन दी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझो प्रॉपर्टी टैक्सेस भी है, प्रॉपर्टी टैक्स में भी सिमिलर केस, क्या करेंगे हम, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में बांट देंगे, उसका कोई सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने तीन चीज बताया, सबसे पहले लीज होगा, नॉन लीज कंपोनेंट होगा, लीज कंपोनेंट को सेपरेट अकाउंट फॉर करो एंड नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट अकाउंट करो। समझो लेसी अगर बोल रहा है कि मैं ये दोनों नहीं करना चाहता हूं, तो वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। वो क्या बोल सकता है कि लीज और नॉन लीज कंपोनेंट एक है और एक ही कंपोनेंट में अकाउंट फॉर कर दूंगा। थर्ड केस, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी टैक्सेस है विच डजंट ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज,
राइट तो उस केस में उसको इंक्लूड कर लो और लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में बांट दो इन बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। आ जाओ तुम्हें कंसेप्ट एक बार दिखा देता हूँ। देखो सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट, देयर मे बी मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स containing a lease coupled with the agreement to purchase or sell the other goods and services। यानी क्या, लीज के साथ साथ में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉन लीज कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीज a truck and also operate the lease truck on behalf of the customer, that is provide the driver. The services do not relate to securing the use of truck. The only item that contribute to securing the output of the asset are lease components. In this example अगर देखोगे तो truck is considered as lease component. Similarly, the cost incurred by the supplier to provide the maintenance on underlying asset as well as material and supplies consumed as a result of use of asset are not lease components। मतलब यही lease components नहीं है। ओके सर, यहाँ पे अगर देखोगे द नॉन लीज कंपोनेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड अकाउंटेड सेपरेटली फ्रॉम द लीज कंपोनेंट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स। यानी क्या, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जो भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है उसके बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी टैक्सेस इंश्योरेंस डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोला ना, ये सब जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो उसको क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली इफ दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट दे शुड बी इंक्लूडेड इन द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन टू बी अलोकेटेड टू द लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं अपने को कि सब नॉन लीज कंपोनेंट्स होते क्या है। देखो Ind AS 116 पेमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस एक्टिविटी, क्या, इंक्लूडिंग कॉमन एरिया मेंटेनेंस, क्लीनिंग द कॉमन एरियाज ऑफ बिल्डिंग, रिमूविंग स्नो फ्रॉम द कार पार्किंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड द कस्टमर्स and other goods and services transferred to the lessee providing utilities etc are considered as non lease component because they provide the lessee with a services। क्या, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये नॉन लीज कंपोनेंट माना जाएगा। बट इफ सम लीजेस लेसी में ऑल्सो रियम्बर्स, मतलब कुछ कुछ पेमेंट्स है जो लेसी रियम्बर्स करता है, लेसर that relate to the leased asset for the activities and the costs that do not transfer the goods or services to the lessee, payments made for real estate taxes that would be owed by the lessor regardless of whether it is leased by the building and regardless of who the lessee is, as per Ind AS 116 such cost जो है ना is not separate components of the contract, they are do not represent payments of goods and services and are considered as a part of total consideration और उसको लीज और नॉन लीज कंपोनेंट पे सेपरेटली बांट दो। वही मतलब सेम ही बोल रहा है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। तो मैंने जो बताया प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंश्योरेंस, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये जो है ना ओवरऑल असेट के ऊपर लेते हैं और ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेते हैं, तो फिर इसको लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में बांट दो, सिंपल इतना ही है। देखो ऑप्शनल एग्जम्पशन बोल रहा है, ऑप्शनल एग्जम्पशन यानी क्या, सेपरेट, मतलब अगर लेसी माने कि उसको नहीं करना है सेपरेट तो फिर वो कर सकता है। देखो Ind AS 116 provides a practical expedient that permits lessee to make the accounting policy election by class of underlying asset. This made to account for each separate lease component of the contract and any associated non lease component। मतलब लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट जो भी है उसको एक सिंगल लीज कंपोनेंट मान ले। इट इज इंपॉर्टेंट दैट सच प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट इज नॉट परमिसिबल टू लेसर। लेसर को ये जो एग्जम्पशन है ना वो एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, राइट। तो देख लो, lessee that makes the policy election of accounting for the each separate lease component of a contract and any associated non-lease component as a single lease component, तो पूरा का पूरा amount will be considered as a lease component। पूरा का पूरा क्या मानेंगे हम, lease component मानेंगे। It is very important to note that practical expedient does not allow the lessee कि अगर मल्टीपल है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है तो फिर उसको एक लीज कंपोनेंट नहीं मान सकता है। तो हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा, हर एक असेट को देखना पड़ेगा वेदर इट इज अ लीज और नॉन लीज कंपोनेंट। ठीक है, अगर लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट है और यस इट कैन बी कंबाइंड तो फिर वो कर सकता है। देखो अलोकेशन कैसा करेगा, कंसिडरेशन का अलोकेशन करेगा बेस्ड ऑन द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बेसिस। ठीक है, समझ गया। तो तीन चीजें तुम्हें ध्यान रखना है सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट में। सबसे पहला चीज है मुझे क्या करना है, सेपरेशन करना है लीज और नॉन लीज कंपोनेंट के बीच में। सेकेंड थिंग अगर लेसी को लग रहा है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट एक्सरसाइज कर ले तो वो एक्सरसाइज कर सकता है, उसका मर्जी। थर्ड थिंग अलोकेशन कैसे होगा, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस में। ठीक है, इसके रिलेटेड एक मस्त मस्त क्वेश्चन से आ जाओ देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देख लो, रीड कर लो मैं। इफ यू वांट यू कैन पॉज मी एंड रीड। A lessee enters into a lease of an excavator and related accessories, example excavator attachments that are used for mining purposes. The lessee is a local mining company that intends to use the excavator at a copper mine. State how many lease and non lease components are there। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि कितने लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स हैं। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना तो एक्सकेवेटर एंड रिलेटेड एक्सेसरीज बोल रहे हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रहे हैं, एक्सकेवेटर अटैचमेंट्स,
जो एक्सकावेटर को यूज करने के लिए आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट आर यूज फॉर माइनिंग पर्पसेस। और यहाँ पे कोई ऐसा एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है जो विच इज सेपरेट फ्रॉम द एक्सकावेटर, राइट, मतलब यानी यहाँ पे यूज होगा ही, दिस आर बोथ आर कंबाइंड इन द सेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच, सॉरी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा हम सिंगल लीज कंपोनेंट मानेंगे। द लेसी वुड बी अनेबल टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ एक्सकावेटर विदाउट ऑल्सो यूजिंग द एक्सेसरीज। एक मिनट आ जाएगा, आ गया, चलो। The lessee would be unable to benefit from the use of excavator without also using the accessories. Therefore, the excavator is dependent on the accessories. Thus, the perspective of the lessee of the contract contains only one lease component. एक ही lease component है वहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे B वाला देखोगे, assume the same facts in scenario except that the contract also conveys that sorry, the right to use an additional loading truck. This loading truck could be deployed by the lessee for other uses, for example to transport iron or at another mines. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पे एक तो एक्सकावेटर है ही है, उसके साथ साथ में ट्रक भी है, और ट्रक को डिप्लॉय किया फॉर ऑल दी अदर यूजेस वगैरह। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कुछ बताया है क्या क्या कि ये ट्रक को लीज में लिया है या नहीं? तो अगर कुछ बताया नहीं है तो समझ लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रक को लीज में लिया है। तो अगर ट्रक को लीज में लिया है और एक्सकावेटर को भी लीज पे लिया है, तो फिर दोनों भी क्या होगा, दो अलग अलग लीज कंपोनेंट्स होंगे। तो देखो, द lessee can benefit from loading truck on its own together with the other readily available resources because the loading truck could be deployed for other uses independent of excavator. The lease can benefit from the use of excavator on its own together with the readily available resources. Thus, from the perspective of the lessee के point of view से देखो, the contract contains two lease components, lease of excavator together with the accessories and lease of loading truck, राइट। एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आराम से रीड कर लेंगे। Entity L rents an office building from landlord M for a term of 10 years. तो Entity L ने क्या किया, Entity L ने रेंट किया ऑफिस बिल्डिंग फॉर 10 years, 10 साल के लिए, ठीक है। The rent contract stipulates that the office is fully furnished and has newly installed and tailored HVAC system. तो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट कर रहा है दैट ऑफिस इज फुल्ली फर्निश्ड। एक तो सबसे पहले ऑफिस फुल्ली फर्निश्ड है, और यहाँ पे न्यूली इंस्टॉल्ड एंड टेलर्ड HVAC systems है। This also requires landlord M to perform all the common area maintenance during the term of arrangement. अच्छा, तो यहाँ पे CAM भी है, यानी common area maintenance भी है इसमें। NTDL makes a single monthly rental payment and does not pay the maintenance separately. यानी क्या, जो M है, सॉरी L है, L क्या करता है, एक कंसोलिडेटेड पेमेंट करता है, जो भी है, जो भी अमाउंट पे है, सेपरेटली मेंटेनेंस कुछ पे नहीं करता है। Okay, the office building has a useful life of 40 years and HVAC system and office furniture has 15 years. State what are the units of account of lease. अच्छा, यहाँ पे आराम से सुनो। अब क्या है, नया लीज है, ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, 10 साल के लिए है, उसके साथ साथ में यहाँ पे कॉमन एरिया मेंटेनेंस भी है, ठीक है। इसको सेपरेटली हम अकाउंट पे दिखा रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं, बरोबर। यही कंसोलिडेटेड अमाउंट पे कर रहे हैं ना। जब कंसोलिडेटेड अमाउंट पे कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में मुझे देखना होगा लीज कंपोनेंट कितना है और नॉन लीज कंपोनेंट कितना है, पहले चीज। अब सेकेंड थिंग, क्या ये ऑफिस फर्नीचर कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग्स? ऑफिस फर्नीचर वैसे भी यूज में आएगा ना, राइट। ये क्या है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर असेट्स, इसको रेडिली अवेलेबल यूज रिसोर्सेज के साथ यूज कर सकते हैं। ऑफिस में आया, यूज कर लिया ऑफिस फर्नीचर, क्या इसको सेपरेट लीज मान सकते हैं क्या? यस, उसको सेपरेट लीज मान सकते हैं। यहाँ पे HVAC सिस्टम है, ये HVAC सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, इसको भी सेपरेटली हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑफ एनी ऑफ द एसेट, मतलब रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज से यूज कर सकते हैं। बचता है अपने कॉमन एरिया मेंटेनेंस। अब ये कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो है वो क्या है, वो एरिया को यूज करने, कॉमन एरिया ने लिफ्ट, फिर उसके बाद कुछ ये होगा, एस्केलेटर होगा, या फिर कॉमन एरिया का लाइट्स हो गए, उसको यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे इसको लीज बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, इसको क्या बोलेंगे, नॉन लीज कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो, देयर आर तीन कंपोनेंट है इन द अरेंजमेंट, द बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग एंड HVAC, द ऑफिस फर्नीचर एंड मेंटेनेंस एग्रीमेंट, राइट, मेंटेनेंस एग्रीमेंट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑफिस बिल्डिंग एंड HVAC सिस्टम आर वन लीज कंपोनेंट बिकॉज दे कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, राइट। ऑफिस और HVAC सिस्टम दोनों भी जो है एक वन लीज कंपोनेंट है, ओके।
The HVAC system was designed and tailored specifically to be integrated into the office building and cannot be removed and used into another building without incurring substantial cost. These building assets are lease components because they are identified asset for which L has the direct to use. पहले तो ये हुआ कि HVAC और बिल्डिंग जो है वो एक लीज कंपोनेंट है. सेकंड थिंग, फर्नीचर की बात करते हैं. ऑफिस फर्नीचर इंडिपेंडेंटली फंक्शंस and can be used on its own. खुद के इस दम पे यूज कर सकते हैं. It is also known as real component because it is a group of distinct asset for which L can have the मतलब L directs the use, right? फिर आता है maintenance. Maintenance is a non-lease component because it is a contract for the services and not for the use of specified asset, right? तो फिर ये हम यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक स्पेसिफाइड एसेट के लिए नहीं है, ये कॉमन एरिया के लिए, तो फिर दिस वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन लीज कंपोनेंट. कूल, इजी क्वेश्चन है. ठीक है, अब कोई कोई बोलेगा सर ये HVAC क्या है सर? HVAC यानी क्या? यहाँ पे हीटिंग, वेंटिलेशन और AC सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे यूज आपने जो घर में लगाए हैं ना, तो उसमें AC कूलिंग और हीटिंग दोनों भी साथ में कर सकता है. तो ये बिल्डिंग के साथ साथ में होता है. तो बिल्डिंग और HVAC सिस्टम दो बोथ आर वन लीज कंपोनेंट, और इसके बिना बिल्डिंग प्रॉपर्ली चलेगा नहीं. ठीक है, चलेगा नहीं इन द सेंस बिल्डिंग जो है ना दोनों भी एक डिपेंडेंट है, राइट? चलो आगे देखें. यस, एक्टिविटीज विच आर नॉन कंपोनेंट्स ऑफ द लीज. सिनेरियो ए देख लो. अ लेसी एंटर्स इनटू अ 5-year लीज ऑफ इक्विपमेंट with fixed annual payments of 10,000. The contract contains a fixed annual payments of 8,000 for rent and 1,500 for the maintenance and 500 for administrative tasks. Explain how the consideration would be allocated. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 5 years का लीज ऑफ इक्विपमेंट है, एनुअल फिक्स पेमेंट है कितना, 10,000 का, बरोबर. इसमें से अपना फिक्स्ड एनुअल रेंटल है 8,000 एंड जो है ना बचा हुआ 1,500 फॉर मेंटेनेंस एंड 500 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, सिंपल है ना, हमारे लीज के लिए कितना दे देंगे, लीज वुड बी 8,000, राइट? एंड नॉन लीज कंपोनेंट कितना होगा, नॉन लीज कंपोनेंट होगा सर यहाँ पे 1,500, राइट? अभी के लिए 1,500, और ये 500 जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यहाँ पे जो भी 500 बचा हुआ है इसको क्या करेंगे, मेरा लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में बांट दो. जो भी इनका ये बन रहा है स्टैंड अलोन 8,000 और 1,500 जो है ना, इसके बेसिस में हम बांट देंगे इसको. आ जाओ देखते हैं. The contract contains two lease components, that is lease component and a non-lease component. The amount paid for the administrative task does not transfer goods or services to the lessee, right? तो फिर उस केस में assuming that the lessee does not elect to use the practical expedient, Ind AS 116 both lessee and the lessor accounts for the lease of equipment and maintenance components separately and administrative charge is included in the total consideration to be allocated between the components. यानी क्या, यहाँ पे ये जो 500 है ना इसको हटा दो, करेक्शन कर लो, 500 विल बी अलोकेटेड किसके बीच में, लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट के बेसिस में हम अलोकेट कर देंगे बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं. Assuming the same facts except A that the in addition the contract requires lessee to pay for the restoration of equipment in the original condition. तो यहाँ पे अगर restoration of equipment in the original condition है, यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट या प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट. हम इंडिया 16 में पढ़ के आए ना, तो क्या इसको लीज कंपोनेंट में इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनिशियल रिकग्निशन में हम देखेंगे कि आरओयू असेट में ये भी इंक्लूड होता है. तो देखो the contract still contains two component, एक lease component and non lease component. Similar to the amount paid for the administrative task, जो restoration cost does not transfer the goods or services to the lessee as it is only performed at the end of the lease term. Therefore the total consideration in the contract is of 500 will be allocated to the lease component and non lease component. यानी क्या, ये 500 को हम lease और non lease component पे हम बांट देंगे सेपरेटली. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका क्या करेंगे सर, यहाँ पे रिस्टोरेशन कॉस्ट का हम इंक्लूड करेंगे इन द आरओयू वैल्यू. ठीक है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 15. Allocating the contract consideration to the lease and non-lease component. A lessee enters into a lease of equipment. The contract stipulates the lessor will perform maintenance of leased equipment and receive consideration for the maintenance services. The contract includes the following fixed prices for the lease and non-lease component. अब लीज के लिए 80,000 है और मेंटेनेंस का 10,000 है, तो टोटल अगर देखोगे तो 90,000 का यहाँ पे अमाउंट आ रहा है. Assuming the standalone selling prices cannot readily be observed, so the lessee makes estimation
मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ द लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। यहाँ पे लीज अगर देखोगे तो 85,000 का होगा और मेंटेनेंस 15,000 का, तो टोटल अपना कितना बन रहा है 1 लाख का बन रहा है। इन द सेंस यहाँ पे दिस आर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस और ये एक्चुअल प्राइसेस हैं। तो बताओ हम अलोकेशन किसके बेसिस में करेंगे? हम करेंगे सर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस में। तो अलोकेशन कर दो इसको, 90,000 को इसके बेसिस में अलोकेट कर दो, 85,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, राइट। तो फिर कितना आएगा देखो, ये होगा सर 76,500। और सेम 90,000 को कितने में, 15,000 में अलोकेट कर दो, कितना आएगा ये बताओ? ये आ जाएगा मेरा 13,500। सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा 13,500। अलोकेशन क्या होगा अपना स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस में होगा। तो 1 लाख को मतलब 1 लाख के बेसिस में मैंने 90,000 को अलोकेट कर दिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? आ जाओ। द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द लीज कंपोनेंट रिप्रेजेंट 85% of total estimated standalone selling price. The lessee allocates the consideration in a contract। कैसा? यहाँ पे अगर देखोगे तो इन्होंने सिंपल ऐसा किया है, 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 85,000। सेम यहाँ पे 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, नहीं 90,000 नहीं, हाँ बरोबर, इंटू 15,000, राइट। ऐसा कंप्यूटेशन किया और उसके बेसिस में ये अमाउंट्स आ गए। वही आया हमारा, कहा गया 76,500 और 13,500, ठीक है। ऐसा हम बाइफरकेट करेंगे लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, एलडीआर मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट, ठीक है। तो लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एंटिटी एक्स लीजेस एंटर्ड, लेसी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर लीज एग्रीमेंट with entity Y to lease an entire floor of shopping mall for the period of 9 years। तो फिर entity X जो है वो लेसी है और वो एंटर किया into the lease agreement with entity Y that is lesser to lease an entire floor को लीज करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट में आया for the shopping mall for 9 years। एनुअल लीज पेमेंट जो है ना वो 70,000 is payable at the end of the year to carry out its operation smoothly। entity X simultaneously entered into another agreement। तो फिर यहाँ पे कैरी आउट करने क्या ऑपरेशन स्मूथली, एक्स ने क्या किया, एक्स ने साइमल्टेनियसली एंटर किया दूसरा एग्रीमेंट है, क्या एग्रीमेंट है, फैसिलिटीज एग्रीमेंट with entity Y for using certain other facilities owned by entity Y such as passenger lifts, DigiSet, power supply infrastructure, parking space etc। तो ये सारी चीजें को एक्सेस चाहिए उसके लिए उसने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में एक और कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, नहीं साइमल्टेनियसली मतलब सेम कॉन्ट्रैक्ट में, सेपरेट नहीं साइमल्टेनियसली। ओके सर, विच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट फॉर एनुअल सर्विस चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹1 लाख, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 1 लाख हो गया चार्जेस। एज पर द एग्रीमेंट द ओनरशिप ऑफ द फैसिलिटी शैल रिमेन विद एंटिटी वाई। तो एग्रीमेंट के हिसाब से द ओनरशिप जो है वो लेसर के साथ में ही रहेगा। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 10%। द फैसिलिटीज एग्रीमेंट क्लियरली स्पेसिफाइज दैट इट शैल बी को एग्जिस्टेंट एंड coterminous with lease agreement। The facility agreement shall stand terminated automatically on the termination or expiry of the lease agreement। Entity X shall assess that the standalone selling price of the lease agreement is 1,20,000 per year and standalone selling price of facilities 80,000 per year। Entity X has not elected to apply the practical expedient as per Ind AS 116 of not to separate the lease non-lease component from the lease component and accordingly it separates non-lease components from the lease। तो यहाँ पे एट द कमेंसमेंट डेट अपने को बताना है कि अपना जो लीज है, तो यहाँ पे लीज कितना है, लीज है 70,000 का और फैसिलिटी कितना है, और फैसिलिटी है अपना 1 लाख का। तो अगर टोटल मिलाओगे तो 1,70,000 होगा। ये 1,70,000 को, ये तो अपना डिसाइडेड प्राइस है बट अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस के बेसिस में मुझे बाइफरकेट करना है ना। तो स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस दिया है क्या, यहाँ पे देखो 1,20,000 दिया है और 80,000 भी दिया है। तो मतलब टोटल मेरा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हो गया 2 लाख। ये 2 लाख को बांट दो। तो अगर यहाँ पे देखोगे कंप्यूटेशन, अच्छा यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो बिल्डिंग रेंट कितना हो गया, बिल्डिंग रेंट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1,20,000 है, राइट। सर्विस चार्जेस 80,000 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2 लाख, बरोबर। वैसे नहीं, यहाँ पे आ जाओ बताता हूँ मैं कैसा।
1,70,000। अपना यहाँ पे लीज कितना है, लीज है 70,000 का, राइट। तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा अलोकेशन, अलोकेशन अगर देखोगे लीज का 1,70,000, राइट, टोटल मेरा है। और 2 लाख मेरा क्या है, 2 लाख है मेरा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, और मेरा लीज रेंटल के लिए 1,20,000 के बेसिस में करूंगा मैं। तो देखो तो 1,70,000 डिवाइडेड बाई 2 lakhs इंटू 1,20,000, तो यहाँ पे मेरा लीज कंपोनेंट कितना आएगा 1,02,000, राइट। और नॉन लीज कंपोनेंट के लिए कितना आएगा 1,70,000 डिवाइडेड बाई 2 lakhs इंटू कितना है 80,000 फैसिलिटी का है ना। तो अगर ऐसा करूं मैं तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 68,000 एज नॉन लीज कंपोनेंट। ठीक है, 68,000 मेरा क्या रहेगा नॉन लीज कंपोनेंट। बस सिर्फ यहाँ पे इसमें जो है ना अलोकेशन वाला पार्ट बताना था, बाकी पूरा जो है ना इनिशियल मेजरमेंट है बाकी का पूरा, बस इतना पार्ट बताना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इजी। लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को बाइफरकेट कैसे करना है समझा। अलोकेशन किसके बेसिस में करेंगे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस में। सेकंड थिंग अगर देखोगे तो मुझे हर एक कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीडिएट अप्लाई कर रहा है या नहीं लेसी। अगर अप्लाई कर रहा है तो फिर मतलब पूरा का पूरा क्या मान लेंगे, लीज मान लेंगे। अदरवाइज व्हाट वी विल कंसिडर इट हैज, हम सेपरेटली करेंगे, लीज सेपरेट होगा और नॉन लीज सेपरेट होगा, बट इट विल डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है सर, ओके। तो अगर एक बार ये समझ में आ गया है कौन सा लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट का सेपरेशन, तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और पोर्टफोलियो अप्रोच। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पोर्टफोलियो अप्रोच होता क्या है सर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, अगर समझो एक मल्टीपल असेट्स के साथ, मतलब एक सिंगल लेसर है, वी हैव अ सिंगल लेसर, और वो सिंगल लेसर के साथ हम मल्टीपल लीज कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल लीज कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। अब मल्टीपल इन द सेंस द एसेट मे डिफर, अंडरलाइंग एसेट, मल्टीपल असेट्स मतलब ये कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में एक असेट का जो है ना, हमने क्या किया, एक असेट का प्राइस दूसरे असेट के बेसिस में डिटरमाइन किया। मतलब नहीं समझा सर, मैं समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पे मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट्स में समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है और यहाँ पे कस्टमर है। ठीक है, पीपी लिमिटेड और कस्टमर। अब जब पीपी लिमिटेड और कस्टमर है तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो इन्होंने क्या किया, कस्टमर बोल रहा है कि इसके पास मल्टीपल एसेट्स है जो उसको लीज में चाहिए, मतलब पीपी लिमिटेड से मल्टीपल एसेट्स जो है वो लीज में चाहिए। ठीक है सर, ओके। अब कस्टमर को मल्टीपल एसेट्स चाहिए और पीपी लिमिटेड भी दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मल्टीपल एसेट्स है, ओके। अब मल्टीपल एसेट्स जो कर रहा है, समझो फर्स्ट एसेट दे दिया, फर्स्ट एसेट लीज में दे दिया, फिर आया सेकंड एसेट। अब सेकंड एसेट जब लीज में दे रहा है तो यहाँ पे कस्टमर नेगोशिएट कर रहा है, क्या नेगोशिएट कर रहा है कि देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एसेट ले लिया है, तो फिर अभी ये सेकंड एसेट का जो लीज रेंटल है उसको कम करो, मतलब उसका कुछ डिस्काउंट प्राइस दे दो यार, बरोबर। तो ये हो सकता है, यानी क्या, द एसेट ऑफ वन लीज एसेट इज डिपेंडेंट ऑन एसेट ऑफ अदर लीज एसेट। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या, वी कैन कंबाइन बोथ द एसेट्स। यानी क्या है, ये डिपेंडेंट है ऑन लीज, मतलब लीज रेंटल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। समझो यहाँ पे 4 एसेट लीज में दिया है और चारों एसेट्स का लीज डेट 8 की है और एज अ पैकेज नेगोशिएट किया है, कस्टमर ने अपने पीपी लिमिटेड के साथ एज अ पैकेज नेगोशिएट किया है यहाँ पे। तो जब एज अ पैकेज नेगोशिएट किया है तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे सर हम उसको कंबाइन कर सकते हैं सारे एसेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अदर कंडीशंस देखते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में अगर तुम देखोगे तो अपने को 3 कंडीशंस मेनली सेटिस्फाई करना चाहिए। एज पर इंडिया 116 रिक्वायर्स दैट 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय द और एट द नियर सेम टाइम विद द सेम काउंटर पार्टी, मतलब काउंटर पार्टीज जो है ना वो सेम होना चाहिए, लेसर भी सेम होना चाहिए और लेसी भी सेम होना चाहिए।
shall be considered as a single contract, मतलब एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं if the following criteria are met। क्या क्राइटेरिया है, उसको नेगोशिएट किया है, सारे असेट्स को नेगोशिएट किया है एज अ पैकेज। रेंट ऑफ वन एसेट इज डिपेंडेंट ऑन अदर, मतलब एक असेट का जो है ना वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, बरोबर। और ऑल द एसेट्स आर इंटररिलेटेड, मतलब इंटररिलेटेड है सारे एसेट्स, तो हम क्या मान सकते हैं उसको एज अ पैकेज मान सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन फिर से बताओ, कॉम्बिनेशन क्या है, अगर सेम पार्टी के साथ मोर और लेस सेम टाइम में हमने 4-5 असेट का एक ही साथ हमने ये कर लिया, क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और एक कॉन्ट्रैक्ट में हमने बेस्ड ऑन दैट असेट हमने एक लीज्ड असेट के बेसिस में हमने दूसरा प्राइस नेगोशिएट किया, या फिर हमने सारे एसेट्स को एज अ पैकेज नेगोशिएट किया, या फिर समझो सारे एसेट्स इंटररिलेटेड है तो फिर वी कैन अकाउंट फॉर इट एज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका अकाउंटिंग सब कुछ हम आगे देखेंगे, इनिशियल रिकग्निशन में सब कुछ देखेंगे, बट यहाँ पे समझ लो कि इसको हम ऐसा अकाउंट फॉर कर सकते हैं। ठीक है सर, ये मान लिया। चलो अब देखो पोर्टफोलियो अप्रोच। अब पोर्टफोलियो एप्लीकेशन होता क्या है सर, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन ये है कि समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फिर से यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, वही पीपी लिमिटेड, अपना पीपी लिमिटेड है और यहाँ पे कस्टमर है यानी लेसी। क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड 200 कार लीज में दे रहा है, और कार का सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, सेम कार दे रहे हैं, सेम मॉडल दे रहे हैं, सेम डेट में दे रहे हैं, और एक ही कस्टमर को दे रहे हैं। तो तुम बताओ क्या यहाँ पे कुछ सेंस बनता है कि हर एक असेट का, मतलब हर एक कार का सेपरेटली लीज अकाउंट फॉर करो। देखो कार भी सेम है, सेम टाइम में हो रहा है, लीज रेंटल भी सेम है मेरा, यहाँ पे एक ही लेसी को दे रहा हूँ, तो उस केस में सोचना पड़ेगा ना यार। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल असेट का करूंगा मैं लीज, तो फिर 200 कार करने बहुत टाइम लेगा और बहुत सारे कॉस्ट भी जाएगा। तो उसके लिए वी कैन अप्लाई पोर्टफोलियो एप्लीकेशन वेर इन, यहाँ पे पोर्टफोलियो बेसिस में, यानी सबको एक क्लब लीज मान के उसको अकाउंट फॉर कर देंगे। समझ रहा है क्या बोला मैंने, तो सिमिलर एसेट्स होना चाहिए, राइट, सिमिलर एसेट्स होना चाहिए, और सिमिलर उसका डेट होना चाहिए, सिमिलर लीज रेंटल्स होना चाहिए, एक ही लेसी को देना चाहिए। ठीक है, as per Ind AS 116 includes a practical expedient that allows entity to use the portfolio application for the leases with similar characteristics if the entity reasonably expects that the effects on the financial statements will not differ materially, मतलब चेंज नहीं होगा from the application of standard to the individual asset in that portfolio। मतलब as a portfolio हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो के बेसिस में, इन द सेंस पूरे के पूरे एसेट सिमिलर है, पूरे का पूरा लीज रेंटल सेम है, तो फिर इस केस में हम एज अ पोर्टफोलियो उसको अकाउंट फॉर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं सर। तो हमने अब आज क्या क्या किया, हमने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट देख लिया, उसका क्वेश्चंस देख लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेपरेशन बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद क्या थे, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन देख लिया। दिस इज वन पार्ट। चलो जी लेट्स कंटिन्यू। अभी हमने देखा था, राइट, हमने क्या देखा था सर, हमने देखा था पोर्टफोलियो एप्लीकेशन, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखते हैं इनिशियल रिकग्निशन ऑफ लीज लायबिलिटी। इनिशियल रिकग्निशन करना कैसे चाहिए वो देख लेते हैं ऑफ द लीज लायबिलिटी। अब तक क्या क्या किया था, एक बार रिकैप करवा दूं क्या? तो अब तक हमने क्या क्या किया था, आ जाओ आराम से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग स्कोप देखा था हमने, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंड AS 116। फिर उसके बाद रिकग्निशन एग्जम्पशन, जिसमें शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज का देखा था, और शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू लीज का एग्जम्पशन किसके पास है, सिर्फ लेसी के पास है, यानी क्या, सिर्फ और सिर्फ लेसी ले सकता और लेसर नहीं ले सकता है। अगर लेसी अगर शॉर्ट टर्म लीज का एग्जम्पशन लेता है तो फिर उस केस में ही कैन रिकग्नाइज रेंटल बेस्ड ऑन द SLM मेथड। SLM मेथड यानी क्या, पूरा रेंटल्स ले लेगा डिवाइडेड बाय जितना ईयर नंबर ऑफ ईयर्स करेगा, और जितना भी रेंट आएगा उसको SLM बेसिस में रिकग्नाइज कर लेगा। उसके बाद हम देखा था क्या, व्हाट इज लीज, लीज क्या होता है, यानी क्या, लीज होने के लिए अपने को क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, आइडेंटिफाइड एसेट होने के बाद देयर शुड बी अ राइट टू ऑब्टेन ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। उसके साथ साथ में राइट टू कंट्रोल होना चाहिए, दैट इज हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस शुड बी डिटरमाइंड बाय द लेसी। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज डिटरमाइंड बाय, नॉट डिटरमाइंड बाय लेसी, यानी प्री डिटरमाइंड है, देन इन दैट केस द डिजाइन एंड द ऑपरेशन शुड बी विद द लेसी, राइट। तो ये सारे चीजें हैं, तो फिर लीज है, अदरवाइज वी विल से दैट इट वोंट बी अ लीज। फिर उसके बाद हमने की कंसेप्ट स्टार्ट किया था, राइट। की कंसेप्ट में सबसे पहले कमेंसमेंट डेट देखे, कमेंसमेंट डेट वो डेट है जहां पे असेट इज मेड अवेलेबल टू दी लेसी फॉर द यूज, उसको कमेंसमेंट डेट बोलते हैं। इंसेप्शन डेट क्या है, जब कंडीशंस एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हम क्या बोलते हैं, साइनिंग कर देंगे ना, तो उस दिन हम क्या बोल सकते हैं उसको, इंसेप्शन डेट। क्या कमेंसमेंट डेट और इंसेप्शन डेट सेम हो सकता है कि यस, जब एग्रीमेंट हो रहा है और अंडरलाइंग असेट जो है वो भी ट्रांसफर हो रहा है सेम डे को, तो वही हमारा कमेंसमेंट डेट है, वही हमारा इंसेप्शन डेट है। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफाइड एसेट देखा था। आइडेंटिफाइड एसेट क्या है, एक्सप्लिसिटली इंप्लिसिटली डिटरमाइन होना चाहिए कि ये एसेट है हमारे पास,
राइट। तो जब एक्सप्लिसिटली डिटरमाइंड है तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफाइड एसेट। उसके साथ साथ में एसएसआर नहीं होना चाहिए सप्लायर के पास, यानी क्या, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं होना चाहिए। अगर सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स है तो उस केस में तो वो इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता है और उसके साथ साथ में उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन, तो हम बोलेंगे देयर इज नो आइडेंटिफाइड एसेट। फिर उसके बाद एसेट फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि आप कंप्लीट एसेट मिलना चाहिए अपने को। जैसे कार है, कार पूरा का पूरा मिल रहा है, यस पूरा का पूरा मेरा ही है, समझो कैपेसिटी के बेसिस में, तो कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी शुड बी विद अस, तब भी जाके बोल सकते हैं हम आइडेंटिफाइड एसेट है। फिर राइट टू ऑब्टेन ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट हुआ, फिर उसके बाद उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हुआ, जो भी प्रोडक्ट है वो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेसी के पास जाना चाहिए। बट इसका एक एक्सेप्शन था, अगर इन केस एक ये जो है ना टैक्स क्रेडिट्स हुआ ड्यू टू ओनरशिप, बेनिफिट ड्यू टू ओनरशिप जो भी मिलेगा उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको एक्सक्लूड करेंगे इन द असेसमेंट ऑफ राइट टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिर उसके बाद हमने आगे क्या देखा था सर, आगे हमने देखा था राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। आइडेंटिफाइड एसेट का यूज मतलब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस शुड बी विद द लेसी। अगर वो नहीं है तो ऑपरेशन एंड डिजाइन क्या है, किसके पास होना चाहिए, लेसी के पास होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं यहाँ पे लीज है। समझो अगर प्रोटेक्टिव राइट है तो क्या प्रोटेक्टिव राइट को हम इंक्लूड करेंगे इन द असेसमेंट, नहीं, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। यानी क्या, जो लेसर है, लेसर ने अपने लेसी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव राइट लगाया, यानी फिर उसके एसेट के ऊपर प्रोटेक्टिव राइट लगाया है कि ये जो एसेट है इसको इतना ही यूज करना चाहिए या फिर इसको ऐसा यूज करना चाहिए, दिस इज प्रोटेक्टिव राइट। और ये प्रोटेक्टिव राइट को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे इन द असेसमेंट, ठीक है, वो सिर्फ मेयरली प्रोटेक्टिव राइट है। ओके फिर हमने लीज टर्म देखा था, लीज टर्म में क्या क्या आएगा, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, फिर उसके बाद जो भी रिन्यूअल ऑप्शन है वो अगर परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो वो भी आएगा, नहीं, ऑप्शन ऑफ रिन्यूअल पीरियड आएगा। फिर उसके बाद पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू टर्मिनेट, परचेज ऑप्शन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, अगर इनकेस टर्मिनेशन पीरियड है जहाँ पे लेसी इज रीजनेबली सर्टन कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो टर्मिनेशन ऑप्शन, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इन द लीज पीरियड। लीज पीरियड में हमारा जो है ना, लीज पीरियड स्टार्ट होता है कमेंसमेंट डेट से, जहाँ पे अपना एसेट जो है ना लेसी को मिलता है फॉर द यूज, ठीक है। फिर उसके बाद लीज पीरियड में हम कैंसिलेबल पीरियड को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कैंसिलेबल पीरियड यानी क्या है सर, इफ ओनली हैज द लेसर, मतलब कैंसिलेबल पीरियड में या तो लेसर के पास या लेसी के पास क्या होगा, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ लेसर के पास है तो उसको इंक्लूड करेंगे। ओनली लेसी हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे इन द लीज टर्म। अगर दोनों के पास भी है तो फिर उस केस में वी विल नॉट इंक्लूड इट इन द लीज टर्म, क्यों, क्योंकि वहां पे एनफोर्सेबल राइट्स है ही नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा था रीअसेसमेंट ऑफ द लीज टर्म। अब रीअसेसमेंट क्या होगा, रीअसेसमेंट के केस में इनिशियली हमने सोचा था कि परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, समझो परचेज ऑप्शन छोड़ो, और इनिशियली हमने सोचा था रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, फ्यूचर में जाके वो रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर मेजर मॉडिफिकेशन कर दिया एसेट को, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट किया, ये सारी चीजें जो है उसकी वजह से हमें रीअसेसमेंट करना पड़ सकता है, कौन सा, लीज टर्म को। तो देखो मेजर इंप्रूवमेंट्स, मेजर मॉडिफिकेशन, फिर उसके बाद डायरेक्टली रिलेवेंट टू द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन एंड सब लीजिंग, यानी क्या, अपना एसेट जो है वो लीज है 8 साल के लिए, सब लीजिंग 10 साल के लिए किया है, तो डेफिनेटली वो 10 साल के लिए ही लीज रहेगा, राइट, उसके लिए रीअसेसमेंट करना पड़ सकता है। फिर हमने लीज पेमेंट देखा था, लीज पेमेंट में 5 चीजें इंक्लूड होते हैं, फिक्स्ड रेंटल्स, फिक्स्ड रेंटल के साथ साथ में सब्सटेंशियली फिक्स जो है वो भी इंक्लूड होगा, यानी कि मिनिमम पेमेंट जो भी रहता है उसको सब्सटेंशियली फिक्स बोल सकते हैं, उसमें से लीज इंसेंटिव लेस किया जाएगा। वेरिएबल रेंटल पेमेंट इंक्लूड करते हैं जो सीपीआई इंडेक्स और इंडेक्स जो भी इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको इंक्लूड करेंगे इन दी लीज पेमेंट्स। अदरवाइज जो भी वेरिएबल पेमेंट्स है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। फिर एक्सरसाइज ऑप्शन रहेगा तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, या फिर अगर कुछ पेनल्टीज है फॉर दी टर्मिनेशन, और यहाँ पे रीजनेबल सर्टेनिटी है कि वो जो टर्मिनेशन है वो सही होगा, मतलब टर्मिनेशन होगा ही होगा और पेनल्टीज इनकर होगा, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। और रेसिडुअल लीज गारंटी है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। अब रेसिडुअल लीज गारंटी क्या है सर, नथिंग बट गारंटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। लेसी ने असेट का एक स्पेसिफिक सैल्वेज वैल्यू दिया होगा, समझो 50,000, और लेसी को लग रहा है कि इसका सैल्वेज वैल्यू 30,000 ही रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा ना, दैट डिफरेंस विल बी रेसिडुअल लीज गारंटी, ठीक है, गारंटेड लीज रेसिडुअल बोल सकते हो। और उसके बाद आगे देखेंगे तो लीज पेमेंट्स में इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसर के बुक्स में सिर्फ चेंज है ये यूजीआरवी का, यूजीआरवी इन द सेंस यहाँ पे नॉर्मली सबसे पहले हम तो जो रेसिडुअल लीज गारंटी है, राइट, रेसिडुअल गारंटी वैल्यू जो भी है उसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा कंसिडर करेंगे इन दी बुक्स, क्यों, क्योंकि जो लेसर है, लेसर को असेट भी मिल रहा है और उसको रियम्बर्समेंट भी मिल रहा है, राइट, तो फिर इसको तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। बट उसके साथ साथ में यूआरजीबी को भी इंक्लूड करेंगे। ये क्या है, ये क्या है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझो असेट लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से 50,000 था, बट लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग रहा है उसको 60,000 होगा असेट का वैल्यू, बरोबर। तो इस केस में क्या होगा, लेसी तो गारंटी 50,000 का दिया, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लग रहा है 60,000 होना चाहिए सैल्वेज वैल्यू,
बराबर। तो ये 10,000 का जो वैल्यू है ना उसको बोलते हैं अनगारंटेड वैल्यू, ठीक है। तो वो अनगारंटेड वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे इन द लीज पेमेंट्स, यही फर्क है इन दी बुक्स ऑफ लेसर। फिर उसके बाद डिस्काउंट रेट देखा था। डिस्काउंट रेट इज सिंपल, यहाँ पे हम सबसे पहले इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद जाके हम दे देंगे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न और इसी को यूज करेंगे। अगर ये नहीं है तो फिर ये यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे बढ़ा था और सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट देखा था, वो अभी इस लेक्चर में देखा है, तो मैं इसको रिवाइज नहीं करवाता हूँ, मैं डायरेक्टली जाता हूँ यहाँ पे अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ लेसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किससे आता है, इससे ही आता है सर। अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ लेसी। अब हमने पूरा जो है ना, जो चिंदी चिंदी ये है यानी छोटे छोटे कंडीशन है, वो पूरा पढ़ लिया हमने। अब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज सोचना है कि यहाँ पे लेसी है और लेसर है और एक असेट अंडरलाइंग असेट है जहाँ पे लीज में दिया है, इसका रिकग्निशन कैसे करना है उसके बारे में सोचना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पीपी लिमिटेड है समझो, और यहाँ पे अपना कस्टमर है। हमने सारा कंडीशन लगा के इसको मान लिया लेसर, इसको मान लिया लेसी, और यहाँ पे एक असेट है, ठीक है, यहाँ पे एक असेट है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो ये असेट को कैसा अब हम ये करेंगे, मतलब असेट का रिकग्निशन कैसा होगा वो देखना है। पहले मैं कंसेप्चुअली बता देता हूँ, फिर उसके बाद स्टेप्स बता देता हूँ जो इजीली खत्म हो जाएगा, मतलब एग्जाम में स्टेप्स के थ्रू करोगे तो हो जाएगा आराम से। चलो, अब असेट है, राइट। तुम बताओ फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर को क्या मिल रहा है, कस्टमर को ये असेट को यूज करने मिल रहा है सर, राइट। हाँ सर, कस्टमर को ये असेट यूज करने मिल रहा है, कस्टमर को यहाँ पे आरओयू मिल रहा है। आरओयू इन द सेंस यानी क्या, राइट टू यूज द एसेट। ये क्या अपने नाम पे बन रहा है क्या एसेट, अपने नाम में ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ यूज करने मिल रहा है। और ये यूज करने के लिए कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर यहाँ पे पेमेंट्स करेगा, बरोबर। ये यूज करने के लिए कस्टमर यहाँ पे लीज पेमेंट्स करेगा, समझो फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स ये जो है ना पे करेगा। अब तुम बताओ 5 साल बाद, मुझे 5 साल तक पे करना है, मुझे फॉर 5 ईयर्स पे करना है, राइट। और 5 ईयर्स के बाद जो है वो असेट को मुझे दे देना है, फिर से मतलब फिर से रिटर्न बैक कर देना है। तो यहाँ पे जो 5 ईयर्स के लिए है ना, तो आज मुझे रिकग्नाइज करना है फर्स्ट डे पे, ठीक है, आज फर्स्ट डे पे मुझे रिकग्नाइज करना है। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 10,000 का मेरा यहाँ पे लीज रेंटल है, तो 10,000 पूरे 5 साल के लिए 10,000 इंटू 5 ईयर्स और रिकग्नाइज कर लिया, ऐसा तो कर नहीं सकता हूँ ना यार। यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है, बरोबर। यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए अगर है तो 5 ईयर्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है, तो टाइम वैल्यू जो है उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें इन द रिकग्निशन ऑफ लीज लायबिलिटी। तो क्या करेंगे सर, 5 साल के लिए हम क्या पे करेंगे, समझो 10,000 है यहाँ पे, लीज रेंटल इज फॉर एग्जांपल, लीज रेंटल इज 10,000, लीज रेंटल 10,000 है, और यहाँ पे ईयर्स कितना है, लीज टर्म इज फॉर 5 ईयर्स, ओके। और साथ साथ में समझो मेरा यहाँ पे इम्प्लिसिट रेट कितना चल रहा है, इम्प्लिसिट रेट चल रहा है मेरा यहाँ पे 10%, एग्जाम्पल के लिए ले लो 10% यहाँ पे मेरा इम्प्लिसिट रेट चल रहा है, ओके। तो ये जो 10,000 है ये 5 साल के लिए जो है उसको क्या करूंगा मैं, डिस्काउंट करूंगा आज के दिन का वैल्यू, मतलब आज के दिन पे मेरा लायबिलिटी कितना बन रहा है, लीज लायबिलिटी। जैसे आज के दिन में मैंने रिकग्नाइज कर लिया, तो इसको क्या करूंगा, धीरे 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 ओपन अप करूंगा, ओपन अप इन द सेंस अनवाइंड करूंगा, और एंड ऑफ द कस्टम मतलब एंड ऑफ द 5th ईयर में यहाँ पे मेरा जो टोटल लीज लायबिलिटी था वो आ जाएगा। नहीं समझा, देखो क्या करना है, ये जो 10,000 है इनटू 5 ईयर्स करके मैं लीज लायबिलिटी रिकग्नाइज नहीं कर सकता, मुझे कैसा करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 10,000 है इसको 5 साल के मतलब पुल करना पड़ेगा टू दी करंट ईयर, करंट डेट इनफैक्ट, और ये करंट डेट में पुल करके हमें क्या करना होगा, लीज लायबिलिटी रिकग्नाइज करना होगा, और जितना लीज लायबिलिटी है उतना ही मेरा आरओयू रिकग्नाइज होगा। बट सर आरओयू में और एडिशनल चीजें आते हैं, तो वो देखते हैं अपन एडिशनल चीजें, बट सिंपल एक चीज समझो ना, लीज लायबिलिटी जितना होगा उतना मेरा आरओयू भी रिकग्नाइज होगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, तो लेट्स टेक इन यहाँ पे
ईयर कंप्यूटेशन देख लेते ना अपन, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर उसके बाद समझो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, यहाँ पे लीज पेमेंट्स आएंगे, समझ रहा है ना। लीज पेमेंट्स कितना है 10,000, यहाँ पे सिर्फ इसको मैंने बहुत सिंपल रखा है 10,000 करके। इसमें क्या क्या आ सकता है, और इसमें सर सीपीआई वाला पार्ट आ सकता है, यानी क्या सीपीआई इंडेक्स वगैरह जो भी है ना उसके भी आ सकते हैं, ठीक है। सीपीआई इंडेक्स वगैरह आ सकता है, ओके। लीज पेमेंट्स ले लिया, फिर उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर लो। जस्ट अ मिनट, चलो जी। जो बैकग्राउंड में हो रहा है, जो बैकग्राउंड में इशू आ रहा है उसको इग्नोर कर लो आज के लेक्चर में, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, बट पता नहीं क्यों आ रहा है यहाँ पे, मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्लियर आउट हो रहा है, ठीक है। चलो इसके ऊपर ध्यान देते हैं, फिलहाल कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दे दो। यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो, और डिस्काउंटिंग फैक्टर अपने पास कितना है, @10%, राइट। तो 10% को डिस्काउंट कर लो। फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, पहले आएगा 0.909.826, फिर आएंगे 0.751, फिर आ जाएगा 0.683, फिर आ जाएगा 0.621, राइट। और नॉर्मली एज पर जो 116 के लिए ICAI ने राउंडिंग ऑफ फिगर्स कितना लिया है, राउंडिंग ऑफ अप टू 3 लिया है, तो तुम्हें भी क्या करना है, अप टू 3 ही लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा PV ऑफ लीज पेमेंट। तो यहाँ पे PV ऑफ लीज पेमेंट कितना आएगा बोलो, सबसे पहले 9090 आ जाएगा, 8260 आ जाएगा, राइट, 7510 आ जाएगा, 6830 एंड 6210। तो कितना आ जाएगा देखो, ये 9090 8260 प्लस 7510 प्लस 6830 प्लस 6210। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल मेरा 37,900। दिस वुड बी माई लीज लाइबिलिटी, पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जब पीवी ऑफ लीज लाइबिलिटी इतना आ गया, इतना मुझे क्या करना है, लीज लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करना है। तो लीज लाइबिलिटी को कैसा रिकग्नाइज करूंगा सर, तो लीज लाइबिलिटी का देखो, तुम्हें इतना इतना तो तुम्हें मतलब बेसिक नॉलेज तो होगा ही। अगर मुझे लाइबिलिटी रिकग्नाइज करना है उसको क्रेडिट करना होगा, और मुझे असेट को रिकग्नाइज करना हो तो डेबिट होगा। तो मेरा एंट्री क्या बनेगा बताओ, जर्नल एंट्री, बोलो बोलो, ये बनेगा मेरा ROU असेट अकाउंट डेबिट 37,900 टू लीज लाइबिलिटी। कितना ये लीज लाइबिलिटी, 37,900, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज हुआ, कितना रिकग्नाइज हुआ, यहाँ पे लीज लाइबिलिटी ये हुआ मेरा 37,900, और ROU एसेट भी आ गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, ये तो मेरा सबसे पहला स्टेप हुआ, ये क्या हुआ मेरा इनिशियल रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन कैसा करूंगा मैं, फर्स्ट स्टेप में इनिशियल रिकग्निशन करूंगा बेस्ड ऑन द पेमेंट्स, मुझे जो डिस्काउंट रेट है उसको लेना है, और पूरे जो लीज पेमेंट्स है उसको डिस्काउंट करना है टू द प्रेजेंट वैल्यू, और जो भी अमाउंट आएगा उसको मैं क्या करूंगा, लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज करूंगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, जो डिस्काउंटिंग रेट है ना उसमें नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होगा द अमाउंट इज पेड इन एडवांस। जब अमाउंट इज पेड इन एडवांस है तो जो दिन तुम लीज में एंटर कर रहे हो उस दिन पेमेंट मिल रहा है, तो उस दिन अगर पेमेंट मिल रहा है, क्या उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करेंगे, क्या नहीं ना। आज का मेरा लीज का कमेंसमेंट डेट है और आज ही मुझे पेमेंट मिल रहा है, नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पेमेंट से मतलब मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर कब से चालू होगा, सेकंड ईयर से चालू होगा, फर्स्ट ईयर से नहीं, फर्स्ट ईयर में 1 रहेगा, ठीक है। अगर एंड ऑफ द डे बोला है, मतलब एंड ऑफ द ईयर बोला है इन केस लीज पेमेंट, तो तब जाके फर्स्ट ईयर से मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर चालू होगा। तो ध्यान में रखना, अगर पेमेंट इन एडवांस बोला है तो फिर मुझे फर्स्ट इससे डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं चालू करेंगे, फर्स्ट इसमें 1 आएगा, सेकंड इससे डिस्काउंटिंग फैक्टर चालू होगा सेकंड ईयर से। अगर समझो यहाँ पे बोला है एंड ऑफ द ईयर, यानी लीज पेमेंट्स इज पेड इन द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट ईयर से ही डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर करना होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है,
यस सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाता है सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। तो दोनों साथ में बता देता हूँ ना, तो तुम्हें इजी हो जाएगा। मेरा इनिशियल रिकग्निशन हो गया, अब आ जाएंगे हम सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में। सब्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? सब्सिक्वेंटली एक बार लीज रिकग्नाइज कर लिया, अब क्या बनाएंगे सेकंड स्टेप, एज अ सेकंड स्टेप हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अमोर्टाइजेशन, जिसमें जो भी लीज लायबिलिटी को डिस्काउंट किया था, अब क्या करेंगे उसको अनवाइंडिंग करेंगे। तो इसका टेबल कैसे बनेगा बताओ? ये आएगा ओपनिंग बैलेंस, जो भी ओपनिंग बैलेंस है, फिर उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा एक्चुअल पेमेंट, फिर उसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे एक और ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस नहीं, पहले ईयर ले लेते हैं, इसको ईयर, दिस वुड बी माय ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे पेमेंट ऑफ लीजेस, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। पूरा लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरे पास कितने साल है, 1 2 3 4 आणि 5 साल है। मेरा ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा सर? मेरा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। मेरा लीज लायबिलिटी जितना भी रिकग्नाइज हुआ है उतना मेरा ओपनिंग बैलेंस रहेगा, दैट इज 37,900। तो यहाँ पे देखो 37,900 आ जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट जो है, क्या फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होगा क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे एडवांस पेमेंट नहीं है। अगर एडवांस पेमेंट होगा तो फिर उस केस में फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कंप्यूटेशन नहीं होता ना, बरोबर। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तुरंत। तो इंटरेस्ट कितना है, एट द रेट 10%। तो देखो 37,900 इंटू 10% कर लो तो 3790 आ जाएगा। और पेमेंट कितना करेंगे, 10,000। मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस क्लोजिंग, सॉरी माइनस पेमेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 31690। तो अगर इसको ए बोलूँ मैं, इसको बी बोलूंगा, इसको सी बोलूंगा, तो डी क्या रहेगा, ए प्लस बी माइनस सी। कूल। तो ये सेकेंड ईयर का ओपनिंग कितना रहेगा, 31,690। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ 10%, तो 3169 का बैलेंसेस आ जाएगा। और पेमेंट तो मैं 10,000 ही करने वाला हूँ, बरोबर। तो यहाँ पे कर लो माइनस, तो ये आ जाएगा 24,859। सिमिलर वे में अगर जाओगे तो मैं, ये मेरा ओपनिंग हो गया, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगा लो, जस्ट मिनट, 24,859 इंटू 10%। तो यहाँ पे आ जाएगा 2486 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 का पेमेंट करूंगा मैं। तो जब 10,000 का पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस 10,000, तो आ जाएगा 17,345, ठीक है। तो यहाँ पे 17,345 का मेरा ओपनिंग हो जाएगा, और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा लो, तो 17,345 का मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। और मैं 10,000 का पेमेंट करूंगा ना, 10,000, तो ये आ जाएगा 9079, या 80 कर लो इसको, तो 9080 आ जाएगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट 908 का लगेगा, बराबर। और मैं पेमेंट करूंगा 10,000 का, तो डिफरेंस आ सकता है अप्रोक्सीमेशन की वजह से, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने सिंपली किया क्या है, शैबी लग रहा है क्या? लगने दो यार, अभी क्या कर सकते हैं ना। अच्छा, और करता हूँ मैं, इसको सजा देता हूँ। हाँ, तो अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो क्या किया मैंने, अनवाइंडिंग किया है। क्या किया है, अनवाइंडिंग। यानी क्या, मेरा जो ओपनिंग है, ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट लगा देता और पेमेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट अमोर्टाइजेशन, सिंपल वाला चीज है। तो ओपनिंग,
उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड किया, फिर क्लोजिंग। तो वैसा वैसा हम लीज लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करेंगे और लीज लाइबिलिटी ईयर ऑन ईयर कम होता जाएगा। ठीक है, लीज लाइबिलिटी ईयर ऑन ईयर कम होता जाएगा। अगर तुम यहाँ पे देखोगे लास्ट में मेरा लीज लाइबिलिटी 0 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। अब सेकेंड चीज क्या करेंगे, आरओयू का डिप्रिसिएशन। सेकेंड चीज है मेरे पास यहाँ पे आरओयू का डिप्रिसिएशन। आरओयू के डिप्रिसिएशन में क्या होगा, आरओयू का डिप्रिसिएशन में सर सिंपली हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे। अब वो डिप्रिसिएशन कौन से बेसिस में होगा, वो होगा एसएलएम बेसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ले लेता हूं, ओपनिंग बैलेंस, डिप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अगर ओपनिंग बैलेंस देखोगे तो 37 क्या था यहाँ पे, 37,900 ना, 37,900। तो 37,900 का डिवाइडेड बाय 5 कर लो, सिंपल सी बात है 7580 आ जाएगा। बरोबर, क्या किया मैंने, सिंपली 37,900 डिवाइडेड बाय 5 किया, यानी इस एसएलएम के बेसिस में करना है। 5 साल का मेरा यूजफुल लाइफ है, राइट। 5 साल का यूजफुल लाइफ नहीं, 5 साल का मेरा लीज पीरियड है, तो लीज पीरियड के बेसिस में मैंने डिवाइडेड बाय 5 किया तो इतना आया। तो अब इसका देखो 37,900 माइनस, तो मेरा क्लोजिंग आ गया 30,320। तो ये आ जाएगा 30,320। मेरा ये कांस्टेंट रहेगा एवरी ईयर, क्यों, एसएलएम है, बरोबर, -7580। तो ये आ जाएगा 22740। यहाँ पे 22740 माइनस करेंगे 7580, तो यहाँ पे आ जाएगा 15160। तो अगर 15160 में से अगर माइनस करो 7580, तो यहाँ पे आ जाएगा 7580। तो 7580 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। बस इतना ही अपने को करना है और इसका जर्नल एंट्रीज करना है अपने को। कैसे करेंगे सर जर्नल एंट्रीज, इनिशियल रिकग्निशन का जर्नल एंट्रीज पता चल गया क्या, यस सर। आरओयू 2 हम क्या करेंगे, लीज लाइबिलिटी। अब आरओयू में भी हमें फर्दर बाइफरकेट करना है, बाइफरकेट इन द सेंस मुझे अगर इनिशियल एक्सपेंसेस हो गया या मतलब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है या फिर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है, ये सारा चीजें भी इंक्लूड करना होगा। तो आज जर्नल एंट्रीज देखते हैं, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन का जर्नल एंट्रीज देखना है ना। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट रिकग्निशन का जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे सर, यहाँ पे सब्सिक्वेंट का सबसे पहले चीज क्या हो रहा है, तुम इनिशियल रिकग्निशन कर रहे हो, इनिशियल रिकग्निशन के 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद यहाँ पे हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, बरोबर। तो इंटरेस्ट चढ़ा दो, इंटरेस्ट चढ़ाने का एक्सपेंसेस मतलब एंट्री क्या होगा बताओ, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंसेस है, राइट। तो एक्सपेंसेस डेबिट होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मेरा लीज लाइबिलिटी। कितना है देखो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है 3790। तो यहाँ पे आ जाएगा 3790, 3790। एक ही साल का कर रहा हूँ, सब्सिक्वेंट ईयर्स का तुम कर लोगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का मैंने कर लिया। फिर सेकंड क्या होगा, एक बार इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमने चढ़ा दिया तो फिर नेक्स्ट थिंग क्या रहेगा, पेमेंट वाला चीज। तो पेमेंट जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों लीज लाइबिलिटी को डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लाइबिलिटी कम करना है। 3790 नहीं 3790 नहीं, कितना 10,000 का पेमेंट। ओके, फिर थर्ड मेरा क्या आएगा, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन लगाओगे ना आरओयू के ऊपर, तो बताओ कैसे करेंगे, डेप्रीशिएशन डेबिट करेंगे टू आरओयू। कितना है 7580, 7580। एंड फोर्थ एंट्री क्या रहेगा, फोर्थ एंट्री सिंपल रहेगा, मैं जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है और डेप्रीशिएशन है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा टू इंटरेस्ट टू डेप्रीशिएशन।
इंटरेस्ट है 3790 और डिप्रिसिएशन है 7580, 3790, ये आ जाएगा 11370। सिंपल, बस यही मेरा सब्सिक्वेंट रिकग्निशन का एंट्रीज होंगे। क्या यहाँ तक वेरी बेसिक पार्ट ऑफ लीज लायबिलिटी समझा? क्या बेसिक पार्ट नहीं, ऐसा ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा ही तुम्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंग हमें इनिशियल रिकग्निशन के लिए हमें पहले लीज लायबिलिटी को डिस्काउंट करना होगा। भले ही तुम ऐसा करो, ये टेबल बना के करो, ये पूरा टेबल बना के करो, या फिर तुम डायरेक्टली कर सकते हो। कैसा? 1.10 डिवाइडेड बाय कितने साल है? 5 साल, 1 2 3 4 5 करो, इंटू 10,000 करो, तो तुम्हारा यहाँ पे सेम आंसर आएगा। एक मिनट, 1.10 डिवाइडेड बाय 5 साल ना, 1 2 3 4 5 इंटू 50,000, 31,046। मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे कितना लिया है, 3 डिजिट तक लिया है, उसके लिए ऐसा आ रहा है। तो यू कैन डू डायरेक्टली, मतलब जो अपना पीवीए फैक्टर लगा के कर सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, नो इशू, ऐसा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद इसका इनिशियल रिकग्निशन का जनरेट करो। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड स्टेप में आएगा अमोर्टाइजेशन टेबल, जहां पे लीज लायबिलिटी खत्म हुआ है वहां से लीज लायबिलिटी को अनवाइंड करना स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग होगा इंटरेस्ट का, और यहाँ पे पेमेंट भी होगा, तो उसका लीज लायबिलिटी वैसे वैसे हम रिकग्नाइज करेंगे। इन द एंड लीज लायबिलिटी मेरा 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप मेरा आरओयू का डिप्रिसिएशन। तो आरओयू का डिप्रिसिएशन क्या करो, कंप्यूट कर लो और खत्म कर लो। फिर उसके बाद जनरेट, सिंपल सा चीज है, इतना सिंपल है, एकदम सिंपल वाला चीज है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आ जाओ मैं बताता हूँ। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। ठीक है, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। इनिशियल रिकग्निशन पहला स्टेप रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी, जहां पे ईयर, लीज पेमेंट्स, पीवीएफ एंड पीवी ऑफ द लीज पेमेंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे टेबल भी बताया तुम्हें। तो उसका इनिशियल रिकग्निशन जर्नल एंट्री क्या रहेगा? आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा सर, यहाँ पे ना हमने तो यहाँ पे सिंपली एक अजम्पशन लिया था कि मेरा लीज लायबिलिटी कितना है उतना ही मेरा क्या रहेगा, आरओयू एसेट रहेगा। बट इन रियलिटी कुछ कुछ एडिशनल भी चीजें होते थे आरओयू में। तो आरओयू में क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले तो मेरा लीज लायबिलिटी रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द लीज लायबिलिटीज, ये तो रहेगा, यस सर, ये इंक्लूडेड रहेगा। सेकेंड चीज, इनकेस समझो कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर किया है। ठीक है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट यानी क्या? समझो लीगल फीस हुआ, कमीशन हुआ। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सिंपली अगर मैं बताऊं, विच इज इनकर्ड फॉर लीज, मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो, यानी लीज में एंटर करता हूं तो ही वो इंकर होगा, अदरवाइज इंकर नहीं होगा। ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब सर, अभी समझो मैं लीज के कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूं, राइट? अब लीज के कॉन्ट्रैक्ट में आने की वजह से मुझे एग्रीमेंट बनाना पड़ा, और एग्रीमेंट बनाने के लिए मुझे लीगल फीस पे करना पड़ा। तो क्या ये लीगल फीस अगर मतलब लीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, तो फिर क्या ये इंकर करना पड़ता है क्या? नहीं, मैं लीज कॉन्ट्रैक्ट में आया, एग्रीमेंट बनाया, उसी के लिए तो मुझे लीज पे मतलब लीज लीगल फीस पे करना पड़ा। तो दिस इज नथिंग बट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो ऐसा कोई भी कॉस्ट है तो इसको भी इंक्लूड कर लो इन द कंप्यूटेशन ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक है, ऐसा कोई कॉस्ट है तो उसको इन दी मतलब कंप्यूटेशन ऑफ आरओयू में इंक्लूड कर लो। फिर उसके बाद समझो, और एक और एग्जांपल देता हूं। लेसर है और लेसी, ये तो पता ही है तुम्हें। लेसर ने लेसी को बोला कि इन दोनों ने एग्रीमेंट्स वगैरह सब कुछ बना लिया, और यहाँ पे इंसेप्शन डेट अपने को पता चल गया कि इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, बट असेट बनने और 2 महीने लगेंगे। यानी क्या? लेसर असेट बनाने में और 2 महीना लेगा, और उसके बाद उसको लीज में दे सकता है। यानी क्या? कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उसको रेडी करना है। तो ये जो 2 महीना है, लेसर बोलता है कि लेसी तुम मुझे ना कुछ पेमेंट दे दो, क्योंकि मैं एज एन एडवांस दे दो मुझे, मतलब एज एन एडवांस दे दो। क्यों? क्योंकि ना अब मैं असेट बनाऊंगा और तुम कैंसिल करोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो मुझे दे दो। तो क्या यहाँ पे कमेंसमेंट हुआ है? क्या कमेंसमेंट कब होगा? जब अंडरलाइंग असेट जो है वो किसके पास जा रहा है? लेसी के पास जा रहा है यूज करने। बट यहाँ पे असेट तो प्रिपेयर हो रहा है, जब प्रिपरेशन के टाइम में लीज रेंटल्स मिल रहा है किसको? लेसी को, तो उसको भी मैं क्या करूंगा? आरओ के असेट में इंक्लूड करूंगा। समझ रहे हो? फिर से बताओ, यानी क्या? लेसर है, लेसर क्या कर रहा है? असेट को बना रहा है बेस्ड ऑन द कस्टमर का स्पेसिफिकेशन, यानी लेसी का स्पेसिफिकेशन। तो इस पीरियड में समझो इसको बनाने 1 महीना लगेगा, तो ये 1 महीने का जो भी पेमेंट रिसीव होगा लेसी से, अब लेसी क्यों देगा सर? यार एग्रीमेंट्स, मतलब एग्रीमेंट में टर्म्स हो गए ना कि मैं जब असेट बना रहा हूँ तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा? लेसी से पेमेंट मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ पेमेंट मिलेगा तो उसको भी मैं आरओयू में इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट थिंग, इंड 16 याद है तुम्हें?
हाँ सर, इंडिया 16 क्या उसमें क्या करते थे, उस पर हम देखते थे सर, यहाँ पे अगर कोई भी असेट को परचेस किया है, ठीक है, और उसमें लास्ट में एक प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग होता था, यानी क्या, कोई भी पीपीई है और ये पीपीई को क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करके देना पड़ेगा। तो उसके लिए वो तो 10 साल के बाद होगा, 15 साल के बाद होगा, तो उसको क्या करते थे हम, उसको हम सर एज अ प्रोविजन रिकग्नाइज करते थे। तो ऐसा कोई एक्सपेंसेस होगा तो उसको भी मैं क्या करूंगा, रिकग्नाइज करूंगा इन दी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग और डीकमीशनिंग कॉस्ट इन दी आरओयू एसेट, आरओयू एसेट में आ जाएगा। तो बताओ क्या क्या आएगा, पहले चीज मेरा लीज लाइबिलिटी आएगा, ठीक है। अब ये लीज लाइबिलिटी के साथ साथ में अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर किया है तो वो भी आएगा। अब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट यानी क्या, मतलब ऐसा कोई कॉस्ट विच इज इनकर्ड ओनली ड्यू टू एंटरिंग लीज पे कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम बोलते हैं लीज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंक्रीमेंट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आ गया। फिर नेक्स्ट थिंग, अगर इन केस कोई भी ऐसा लीज रेंटल है विच इज पेड बाय द लेसी टू द लेसर बिफोर द कमेंसमेंट डेट, यानी क्या, असेट बन रहा है और लेसी ने कुछ पेमेंट कर दिया एडवांस में, तो वो भी इंक्लूड कर लो। और उसका साथ साथ में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कुछ है तो फिर उसको भी मुझे क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। तो प्रोविजन वाला भी पार्ट इंक्लूड होगा इन दी कंप्यूटेशन ऑफ आरओयू एसेट। इज दैट क्लियर? यस, इतना तो हमें समझ में आ गया। तो इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा सर, आप लीज लाइबिलिटी बोल रहे हो, लीज लाइबिलिटी तो एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा, बाकी का क्या होगा, तो यहाँ पे एंट्री बदलेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ जाएगा आरओयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी, आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, लीज लाइबिलिटी में लीज लाइबिलिटी जो कंप्यूट किया हमने वो जाएगा, बैंक अकाउंट में क्या जाएगा सर, बैंक अकाउंट में मेरा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जाएगा और उसके साथ साथ में मेरा लीज रेंटल जो मिलेंगे मुझे बिफोर द कमेंसमेंट डेट वो चला जाएगा इनटू द बैंक अकाउंट। एंड थर्ड मेरा आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन, ये मेरा जर्नल एंट्री रहेगा। तो ये सब मिला के जब तुम करोगे तो मेरा आरओयू एसेट एंड लीज लाइबिलिटी का सेकंड लेग, मतलब लीज लाइबिलिटी, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और प्रोविजन सब कुछ टैली होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? बोलो फिर से। तो आरओयू में क्या क्या इंक्लूड करते समझा, क्या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, लीज पेमेंट्स फ्रॉम द लेसी बिफोर द कमेंसमेंट डेट, उसके साथ साथ में मेरा प्रोविजन अगर कुछ रहेगा डिसमेंटलिंग वो भी आ जाएगा। तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगा, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी टू बैंक टू प्रोविजन। अब यहाँ पे आरओयू एसेट में क्या क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लीज लाइबिलिटी प्लस बैंक का जो भी अमाउंट है प्लस प्रोविजन, ये तीनों आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद इसमें जो है लीज लाइबिलिटी का जो पीवी हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू वो आ जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा बताओ, टू बैंक में, बैंक में आएगा सर लीज रेंटल, यहाँ पे नंबरिंग दे दूं क्या, बेस्ट है मैं नंबरिंग दे देता हूँ। यहाँ पे नंबरिंग में अगर देखोगे तो 1 + 2 + 3 + 4, राइट। लीज लाइबिलिटी में यहाँ पे 1 आ जाएगा, बैंक में अगर देखोगे तो 1 + 1 + नहीं 2 + 3 आएगा। 2 क्या है मेरा, लीज पेमेंट्स बिफोर द कमेंसमेंट डेट, और 3 है मेरा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और फोर्थ वाला पार्ट मेरा प्रोविजनिंग में आ जाएगा। ये मेरा नॉर्मली जर्नल एंट्री होगा। अच्छा सर, एक और चीज़ है, अब सर डेप्रीशिएशन कंप्यूटेशन कब चालू करेंगे। डेप्रीशिएशन कंप्यूटेशन के केस में यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। क्या असेस करना है सर, क्या यहाँ पे परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं। कोई भी लीज कॉन्ट्रैक्ट है तो लीज कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है ना परचेज ऑप्शन है, वो परचेज ऑप्शन को लेसी एक्सरसाइज करेगा नहीं, वो चेक करना है। अगर इन केस लेसी क्या करेगा, लेसी इज विलिंग टू एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन, लेसी को लग रहा है कि वो एक्सरसाइज ऑप्शन परचेस करेगा, मतलब एक्सरसाइज करेगा, तो उस केस में मेरा लीज टर्म यानी डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो पूरा का पूरा यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी के बेसिस में कंप्यूट करेंगे। नहीं समझा सर, आ जाओ बताता हूँ। यहाँ पे समझो ये एसेट है, एसेट का यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, और यहाँ पे लीज लाइफ है, मतलब लीज कितना जा रहा है, 5 साल के लिए जा रहा है, ठीक है। यस सर, तो एसेट यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है और लीज है 5 साल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजफुल लाइफ भी है और लीज टर्म भी है। तो नॉर्मली हमने क्या अज्यूम किया, यहाँ पे सिर्फ लीज टर्म का वैल्यू हम इंक्लूड किया इन दी वैल्यू ऑफ माय
इन द वैल्यू ऑफ माई कंप्यूटेशन ऑफ ROU, मतलब डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन करने के टाइम में सिर्फ 5 साल का लिया है, राइट। समझो यहाँ पे असेट के केस में इफ देर इज एन ऑप्शन, क्या ऑप्शन है सर यहाँ पे, अगर ऑप्शन है कि वो एक्सरसाइज कर ले, क्या एक्सरसाइज कर ले, कि परचेज ऑप्शन है इसके पास। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर समझो असेट का जो है ना परचेज ऑप्शन है, तो असेट का अगर परचेज ऑप्शन है तो, और ये लेसी जो है ये परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। अगर इन केस ऐसा है कि लेसी जो है ना वो परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो डेप्रिसिएशन इसके बेसिस में कंप्यूट होगा, यूजफुल लाइफ। अगर समझो यूजफुल लाइफ मतलब जो लेसी है वो परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो लीज टाइम के बेसिस में ही होगा। तो सिंपल दो फंडा है। लेसी देखो कि लेसी जो है परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है क्या, परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला है तो डेप्रिसिएशन पूरा यूजफुल लाइफ के बेसिस में कंप्यूट कर लो। अगर लेसी जो है ना परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा तो डेप्रिसिएशन होगा जो लीज टर्म है उतना ही, ठीक है। कूल, तो आ जाओ, देखो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ROU ओवर द लीज टर्म ऑन द SLM बेसिस। ओके सर, इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन, यहाँ पे अगर लेसी इज रीजनेबली सर्टेन कि वो एक्सरसाइज करेगा क्या, परचेज ऑप्शन, तो यहाँ पे एट द एंड देन द यूजफुल लाइफ, यहाँ पे यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट वुड बी यूज्ड टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन, जो यूजफुल लाइफ है उसको यूज करेंगे फॉर द डेप्रिसिएशन। इफ नॉट देन मेरा जो लीज टर्म है उसी को यूज कर लो। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकग्निशन एट ईच बैलेंस शीट डेट कैन बी मेजर्ड, या तो कॉस्ट मॉडल हो सकता है या तो रिवैल्यूएशन मॉडल हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल इंड AS 16 में हमने देख लिया है ऑलरेडी, ठीक है सर। फिर आ जाएंगे हम सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में। अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में अगर देखोगे ना, इट इज वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ करना है अमोर्टाइजेशन टेबल, जो हमने सेकंड स्टेप में किया था, प्रिपरेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन टेबल, जहां पे ईयर रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, पेमेंट रहेगा एंड क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे ROU डेप्रिसिएशन और मतलब क्या करेंगे, जो भी ROU है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ROU और SLM बेसिस में, ठीक है। वो कंप्यूटेशन होने के बाद हम डायरेक्टली फिर आ जाएंगे एंट्रीज के ऊपर। देखो इंटरेस्ट टू लेसर कितना आ गया, अनवाइंडिंग कॉस्ट, फिर लेसर टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट हो रहे हैं, राइट। या और डेप्रिसिएशन टू ROU, डेप्रिसिएशन टू ROU क्या रहेगा मेरा, ROU का, और पूरा का पूरा क्या कर दिया मैंने, ट्रांसफर कर दिया टू PNL, या फिर मैं बोलूं कि पूरा का पूरा मैं ट्रांसफर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया PNL में। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ओवरऑल इंपैक्ट अगर देखोगे ना, इंपैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर रिकग्निशन ऑफ लीज लायबिलिटी एंड ROU, तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट के इंपैक्ट क्या है। एक तो सबसे पहले असेट आ जाएगा बैलेंस शीट में, ROU एसेट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, मतलब अंडरलाइंग एसेट के जो ऊपर ना अपने को राइट टू यूज मिल रहा है वो पार्ट आ जाएगा। सेकेंड चीज, एक लाइबिलिटी आएगा। अब ऑब्लिगेशन क्या है, लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी में ना दो चीजें होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म। यानी क्या, 5 साल का लीज है समझो, 5 साल में से फर्स्ट ईयर का जो है ना उसको शॉर्ट टर्म लीज में दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म इन द सेंस विद इन 1 ईयर करंट में दिखाते हैं, और सेकेंड हुआ 4 साल का, बचा हुआ 4 साल का हम इसको लॉन्ग टर्म में मतलब नॉन करंट में दिखाते हैं। फिर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इंपैक्ट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो डेप्रिसिएशन ऑफ ROU आ जाएगा, सेकंड मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आएगा। अगर वेरिएबल लीज पेमेंट है दैट आर नॉट बेस्ड ऑन इंडेक्स वगैरह है, तो फिर उस केस में उसको इंक्लूड करेंगे PNL में। एंड इम्पेयरमेंट ऑफ ROU, ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, इम्पेयरमेंट ऑफ ROU अब तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगे मेरे लीज एक्सपेंसेस में जो PNL को इंपैक्ट करेगा। ओके सर, मेरा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में देखोगे सर, अगर प्रिंसिपल पोर्शन है, प्रिंसिपल पोर्शन का मेरा आउटफ्लो जो है वो आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और इंटरेस्ट पोर्शन जो है, इस इंटरेस्ट पोर्शन का दो इफेक्ट होगा, मतलब नॉर्मली इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही ले लेंगे, राइट। और अगर इनडायरेक्ट मेथड होगा तो फिर मेरा जो लीज का जो इंटरेस्ट है वो मेरा यहाँ पे ऑपरेटिंग में से भी लेस होगा और मेरा यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। मोटा मोटा बोलूं तो ये मेरा है रिकग्निशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। अब इसके बाद ये तो सिंपल वाला पार्ट है, सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड लीज लाइबिलिटी को कैसे रिकग्नाइज करना है। सेकंड देखेंगे हम रीमेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, और थर्ड वाला देखेंगे मॉडिफिकेशन। रीमेजरमेंट एंड मॉडिफिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो देखते हैं। बट इसके पहले हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ना। आ जाओ क्वेश्चंस। होप सो यू गॉट इट। मेरा रिकग्निशन ऑफ लीज लाइबिलिटी वगैरह सब कुछ।
आ जाओ और देख लो इनिशियल मेजरमेंट वाला पार्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 27, एक बार रीड कर लो और बैकग्राउंड में जो भी हो रहा है ना उसको इग्नोर करो अभी के लिए। चालू करे, बोलो। तुम्हें चाहिए तो तुम रीड कर सकते हो। देखो, entity L enters into a lease for 10 years with a single lease payment payable at the beginning of each year. The initial lease payment is 1 lakh. Lease payments will increase by the rate of LIBOR each year. अच्छा जी, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लीज पेमेंट जो है ना वो लाइबोर के बेसिस में इंक्रीज होगा, यानी इंडेक्स बेस्ड है ये। एट द रेट और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज द लाइबोर कितना है यहाँ पे, लाइबोर इज 2%, यानी कि एवरी ईयर 2% से इंक्रीज होगा मेरा लीज लाइबिलिटी। तो ये इंडेक्स के बेसिस में दिस इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल पेमेंट, और वेरिएबल पेमेंट को हम इंक्लूड करेंगे इन लीज लाइबिलिटी। assume that the interest rate implicit in the lease is 5%। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कितना है, 5% है। तो यहाँ पे हमें लीज लाइबिलिटी को इनिशियली कैसा मेजर करना है वो बताना है। तो आ जाओ हम देख लेते हैं, कर लेंगे ना, सिंपल है। चलो आ जाओ इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन, तो पहले अपने को क्या करना है, पहले अपने को देखना है लीज टाइम कितना है, 5 इयर्स का है। लीज इनिशियल पेमेंट्स कितना है, 1 लाख। अब एक और चीज है, द लीज पेमेंट इज पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो अपने स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो जब स्टार्ट हो रहा है तो मेरा लीज लाइबिलिटी सेकंड ईयर से चालू होगा, मतलब जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है सेकंड ईयर से। तो सिंपल सा टेबल बनाओ, मेरा यहाँ पे ईयर आ जाएगा, फिर आ जाएगा लीज पेमेंट्स, फिर आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स। ओके, ईयर क्या है, ईयर मेरे पास 10 साल का है, 2 3 कितने साल है, हाँ 10 ईयर्स, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 ईयर्स है। फिर उसके बाद लीज पेमेंट्स कितना है, लीज पेमेंट्स है फर्स्ट ईयर का 1 लाख, और एवरी ईयर ये जो है ना 2% के लाइबोर से इंक्रीज हो रहा है ना, बरोबर 2% की रेट ऑफ से इंक्रीज हो रहा। तो मेरा सेकेंड ईयर में कितना रहेगा, 1 लाख प्लस 2%, 1,02,000 प्लस 2%, तो 1,04040 प्लस 2%, तो ये आ जाएगा 1,06120। तो वैसे वैसे हमारा इंक्रीज होता जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,0243, फिर आ जाएगा 1,10408 प्लस 2%, 1,12616 प्लस 2% करोगे तो 1,14869, फिर प्लस 2 करोगे तो 1,17166, और प्लस 2 करोगे तो 1,19509। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एकदम सिंपल है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लाख है प्लस 2%, 1,02,000 है तो प्लस 2%, यहाँ पे प्लस 2%, तो प्लस 2% आएगा, तो फिर नीचे वाला आ जाएगा, इधर प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे नीचे वाला आ जाएगा। वैसा ही किया मैंने, सिंपल है, एकदम सिंपल है। फिर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आ जाएगा। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे किसके बेसिस में लेंगे, एट द रेट 5% लेंगे। क्यों 5% लूंगा, बोलो क्यों 5%, जहाँ पे बोला है ना इम्प्लिसिट रेट इज 5%, तो 5% के बेसिस में डिस्काउंट करते जाओ, 105, हाँ। तो ये आ जाएगा। क्या फर्स्ट ईयर में हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि पेमेंट्स आर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मुझे जो लीज डेट है, कमेंसमेंट डेट, उसी डेट में क्या कर रहा है, पेमेंट भी मिल रहा है, तो उसको थोड़ी डिस्काउंट करूंगा। जो फ्यूचर में है उसको डिस्काउंट करूंगा ना, तो फ्यूचर वाले को डिस्काउंट कर लो। तो फर्स्ट में आ जाएगा 1, सेकेंड ईयर से 0.952, 0.907, 0.863, या 864 ले लो यहाँ पे, 0.823, 0.784 आ जाएगा, 746, 0.710 या 70,
711, ये ऊपर वाला क्या था 746, 7.11.76777 है, आ जाएगा 0.645। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे लीज पेमेंट्स आ जाएगा कितना 1 लाख फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का देखो 102 इंटू 0.907, इसमें अभी कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होगा 104,040 इंटू 0.907 94364 बराबर है हाँ। फिर उसके बाद 106 102 120 इंटू 0.864 91688 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 108,243 इंटू 0.823 89,084। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 110,408 इंटू 0.784, तो ये आ जाएगा 8655 या 60 आ जाएगा। ठीक है, इन दी सिमिलर वे कंप्यूट कर लो सेम 84012 81672 79321 एंड यहाँ पे आ जाएगा 77083 और इसका टोटल मेरे पास बनेगा 880887। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा तो लेक्चर का टाइमिंग बढ़ेगा, तो सिंपल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया वैसे ही तुम भी मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, इसको c मानोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू सी। ठीक है, सिंपल। तो लीज लाइबिलिटी कितना रेकग्नाइज होगा बताओ, मेरा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी 880887 मेरा इनिशियली कितना मिला था, मुझे 1 लाख मिला था ना, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 लाख मिला था, तो इसको लेस कर दो 880887 माइनस 1 लाख, तो ये आ जाएगा 780887, राइट। दिस वुड बी माय लीज लाइबिलिटी। और लीज लाइबिलिटी का इनिशियल रिकग्निशन कैसा होगा, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, सिंपल। एकदम क्लियर है, बताओ। एकदम क्लियर है, या फिर यहाँ पे आरओयू एसेट पूरा का पूरा आएगा, जस्ट अ मिनट 880887 और मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा कितना 1 लाख का। मॉड्यूल ने इसमें एंट्री किया ही नहीं है, मैं कर रहा हूँ एंट्री। ठीक है, तो अगर देखोगे मॉड्यूल में देखो, therefore the lease liability initially measured at 880,887, however initial payment of 1 lakh has been paid, the lease liability to be recognized initially would be 780,889 का। तो हमने वही किया, मेरा ROU आ गया 88, ROU कितना आया 880887 का, मेरा लीज लाइबिलिटी इतना आ गया और 1 लाख मुझे पेमेंट मिल गया इनटू द बैंक। डन, सिंपल। चलो अगर तुम देखोगे ना, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 28 देख लो, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंटिटी Y, एंटिटी Z execute a 12-year lease of rail car with the following terms on 1st January x1. The lease commencement date would be 1st Feb x1. Entity Y must pay Z the first monthly रेंटल्स ऑफ रुपीज 10,000 अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ लीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला चीज है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंटिटी वाई जो है एक्स को, सॉरी एंटिटी वाई जेड को पे करना है फर्स्ट मंथ का रेंटल जैसा एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब जैसा लीज कमेंसमेंट डेट होता है तब उसको 10,000 आना चाहिए। एंटिटी जेड विल पे 50,000 कैश इंसेंटिव टू एंटर इनटू द लीज पेमेंट्स अपॉन द लीज एग्जीक्यूशन। तो फिर जेड ने प्रॉमिस किया है कि लेट्स सी, तू क्या कर, तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जा, तुझे 50,000 का इंसेंटिव दे दूंगा मैं। तो उसके साथ साथ में आगे क्या बोल रहा है, एंटिटी वाई इनकर्ड 1,000 ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 1,000 इंकर किया है, which are payable on 1st April for 1st February x1. Entity Y calculated the initial lease liability as a present value of lease payments discounted using the incremental borrowing rate because the rate implicit in the lease
could not be readily determined. The initial lease liability is 8,50,000. How could the company measure the ROU? तो ROU को सिंपल रिकग्नाइज करेगा यार, ROU कैसे रिकग्नाइज करेगा? सबसे पहले लीज लाइबिलिटी ले लो, कितना है 8,50,000। फिर देखो क्या इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? यस 1,000 है, तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितना है 1,000, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज है क्या जो मुझे इनिशियली मिल रहा है, मतलब बिफोर कमेंसमेंट डेट मिल रहा है, तो 10,000 मिल रहा है ना मुझे, पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस ऐसा बोल सकता हूँ मैं, तो 10,000 वो आ गया। उसके साथ साथ में एक और चीज़ है यहाँ पे 50,000 का कैश इंसेंटिव मिल रहा है किसको? लेसी को, बराबर। तो अल्टीमेटली उसका आरओयू उतना लेस हो जाएगा ना, तो एडजस्ट कर लेंगे इंसेंटिव को। इंसेंटिव कितना? 50,000 का इंसेंटिव आ रहा है, तो देखो 8,50,000 माइनस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, तो मेरा आरओयू कितना बनेगा? आरओयू मेरा 811,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आंसर में दिखा दो, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी इज 50,000, लीज लाइबिलिटी मेड टू एंटिटी जेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट इज 10,000, लीज लाइबिलिटी रिसीव्ड फॉर एंटिटी जेड इज, मतलब इंसेंटिव जो भी है 50,000 और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है मेरा 10,000, तो मेरा लीज लाइबिलिटी बन गया 8,11,000। अच्छा ये भी पढ़ लो एक illustration number 29, very very simple. Dismantling cost to be included in the initial measurement of ROU. क्या है? कंपनी एच लीजेस एन एयरक्राफ्ट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. तो कंपनी एच ने क्या किया? एयरक्राफ्ट को लीज में दे दिया 5 years के लिए. एयरक्राफ्ट मस्ट अंडरगो अ प्लान चेक आफ्टर एवरी 1 lakh flight hours. At the end of the lease, company H must have a check performed or refund the cost of to the lessor, irrespective of the actual number of flight hours. What are the lease payments for the purpose of calculating ROU? तो यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, at the end of the lease term, company H must have a check performed or refund the cost to the lessor. तो रिफंड करना चाहिए, मतलब जितना एक्सपेक्टेड है वो तो रहेगा, अदरवाइज उसको रिफंड करना होगा। तो सिंपल है, ये रिस्टोरेशन कॉस्ट हो गया, और रिस्टोरेशन कॉस्ट तो उसको इंक्लूड कर लेंगे इन दी, मतलब प्रोविजन बना के रखेंगे, और अगर प्रोविजन है तो उसको आरओयू केस में इंक्लूड करेंगे। देखो इन द गिवन केस द लीगल रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म द चेक आफ्टर 1 lakh flight hours does not directly lead to obligation as it depends on the future circumstances. However, as the check must be carried out at the end of the lease irrespective of the actual number of flight hours give rise to the obligation. So as a result, company H जो है ना वो क्या करेगा? has to recognize a provision for the cost of the final check एट द बिगनिंग ऑफ द लीज टर्म, मतलब प्रोविजन उसको रिकग्नाइज करके रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर मुझे फ्लाइट आवर्स का मुझे क्या करना है? चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम दिस कॉस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ आरओयू, मतलब कॉस्ट ऑफ आरओयू में इंक्लूड करेंगे। एकदम सिंपल। यस सर। तो आ जाओ आगे, एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन, कल मतलब अभी इसी लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर तुम चाहो तो फिर से रीड कर सकते हो इस क्वेश्चन को मुझे पॉज करके। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में ये था कि लीज और नॉन लीज कंपोनेंट थे, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को हमने सेग्रीगेट किया और हमने डिटरमाइन किया कि लीज का पेमेंट जो रहेगा 1,02,000 रहेगा और नॉन लीज कंपोनेंट का 68,000 रहेगा। तो यहाँ पे लीज लाइबिलिटी मुझे रिकग्नाइज करना है एज पर ये वाला, मतलब 1,02,000 के बेसिस में मुझे रिकग्नाइज करना चाहिए। ओके जस्ट अ मिनट। लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज करना होगा एज पर दिस अमाउंट 1,02,000। तो मुझे क्या यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है क्या? अगर तुम देखोगे तो डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा। ये देखो क्या दिया यहाँ पे? लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 10%। लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 10%, राइट? तो 10% यहाँ पे क्या रहेगा मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। और कुछ दिया है कि इम्प्लिसिट रेट दिया है कि देखो क्वेश्चन में, आई गेस इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है, तो फिर मेरा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ही यूज कर लो, और यूज करके इसके बेसिस में हम कंप्यूट कर लेंगे। तो कैसा? 1,02,000 डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो, और ये भी देख लो कि लीज रेंटल्स कब हो रहा है। अब लीज रेंटल कब हो रहा है? तुम यहाँ पे देखोगे 70,000 इज पेबल एट द ईयर एंड, यानी कि ये 70,000 इज लीज रेंटल, तो ये लीज रेंटल ईयर एंड में हो रहा है। तो ईयर एंड में अगर हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, ईयर एंड में इन द सेंस स्टार्टिंग ईयर 1 से ही हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर करेंगे। तो तुम देखोगे ईयर 1 में
1,02,000 का लीज पेमेंट्स है और उसके बेसिस में मेरा फैक्टर 10% के बेसिस में फैक्टर आ जाएगा। तो सेम 1,02,000 1,02,000 1,02,000 1,02,000 1,02,000 1,02,000 7 साल के लिए, और उसके बेसिस में मेरा लीज कंपोनेंट्स हो गया और उसके बेसिस में मेरा लीज लायबिलिटी कंप्यूट हो जाएगा। सिंपल, मतलब इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, लॉजिकल पार्ट कुछ नहीं है, लॉजिकल पार्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा लॉजिकल पार्ट था बाइफरकेशन वाला, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को बाइफरकेट करने का, बट यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन है, 1,02,000 का हमने कंप्यूट कर लिया, उसके ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा लो और मेरा लीज पेमेंट डिटरमाइन कर लो। सिंपल, यस सर। तो आज के लेक्चर में इतना तक काफ़ी करते हैं, जिसमें हमने इनिशियल रिकग्निशन ऑफ लीज देख लिया, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन ऑफ लीज देख लिया, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन का क्वेश्चन होगा था वो सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।